Okay. So now what do we have? We have this particular thing, right? अब मुझे पहला क्वेश्चन करना है और मुझे बताना है क्या? मुझे बताना है स्टेबिलिटी. गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. तो ए और बी में से मुझे बताना है. तो ए का ये पेयर है, बी का ये पेयर है. तो यहाँ पे लिख देती जाती हूँ मैं साथ साथ और अब आप देखते जाओ. तो मुझे क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देख लो. मुझे एक पहला स्ट्रक्चर दे रखा है CH2. पहला स्ट्रक्चर मेरे को दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड NH2 और N पे आया हुआ है पॉजिटिव चार्ज. सेकेंड केस में क्या दे रखा है मुझे, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और N पे है लोन पेयर, क्योंकि N पे तो होता ही लोन पेयर और C पे आया पॉजिटिव चार्ज. तो ये पहला पेयर है. पहले पेयर के दो एलिमेंट्स है. मुझे बोला जा रहा है कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है. तो रूल लगाते हैं हम थोड़ा सा अपना. रूल क्या कहते थे भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक है, ये सेकंड है, कौन ज्यादा स्टेबल है. तो हमने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल नहीं है, बट अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखो तो वो ज्यादा स्टेबल है. तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, हमेशा ऑक्टेट रूल बढ़ता है, हमेशा ऑक्टेट रूल जीतता है कि अगर किसी भी सिचुएशन में ऑक्टेट कंप्लीट है तो कोई भी एटम पे फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है. ठीक है, अब तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है. तो नॉर्मल बच्चा ये बोलेगा कि भाई मैम नाइट्रोजन में तो पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन कांट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज. बट ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन कैन होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कब, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. अब तुम यहाँ देख लो जरा, यहाँ देख लो जरा, यहाँ नाइट्रोजन का अगर मैं बॉन्ड्स ओपन कर दूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग दीज टू बॉन्ड्स. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, और देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं. अगर मैं ये दोनों H भी हटा दूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा ऐसा C, और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास H और H, और यहाँ पे भी H और H है. दो इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए. तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6. यहाँ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी कम है सेकंड वाले में, और यहाँ पे फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है. तो इस बात, और ऑक्टेट भी दोनों का कंप्लीट है. तो क्या हुआ फिर, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टेबल होगा और सेकंड स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं. ये बात क्लियर है? Okay. Then what do we have? We have the next part. Next part is saying what? Next structure क्या कह रहा है आपको? Next structure बना रहा है ये ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे आया हुआ है अपने पास डबल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा. तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर. What about the second structure? The second structure is going to be like this. The second structure is going to be like this. So we have got this, 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 and this and this. तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, and what do we have? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये इधर जा रहा है डबल बॉन्ड. ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है. तो अब तुम देख, सॉरी फर्स्ट वाले पे नेगेटिव चार्ज है. अच्छा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है. ऑलराइट, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ऐसा चार्ज है. सही है. अब हम अपने पास देख लो क्या सिनेरियो है. तो डेफिनेटली आप देखो यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. यहाँ पे अपने पास ये नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, पहले वाले में यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं है? यस मैम, हाँ डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड है, ठीक है. तो सेकंड वाले पे ये. तो अब देखो ये वाला अपने पास क्या सिनेरियो है, हर कार्बन 1 2 3 4 5 6. अब कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. यहाँ पे C पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सेकंड स्ट्रक्चर में कि नेगेटिव है? पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव. तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा. देखो तो ये, अब आप यहाँ खुद देख लो. पहली बात तो कि अगर यहाँ पे रेजोनेटिंग डायग्राम्स बनाते भी हम लोग तो कैसे बनने वाला है. ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ रेजोनेट कर सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट कर सकता है यहाँ, फिर यहाँ आ जाएगा, है ना, फिर यहाँ कर सकता है, तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो लोन पेयर है वो इधर आ सकता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 प्लेसेस पे जा सकता है. लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कहाँ का रेजोनेट कर सकता है, कहीं कर ही नहीं सकता ये रेजोनेट. खुद सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कोई लोन पेयर हमारा सिस्टम ही नहीं होता. ये तो ऐसे होता है डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड. तो जहां नेगेटिव हो उस वाले कार्बन को तो सिंगल बनाना चाहिए. तो जिसपे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अब देख लो यहाँ पे जहाँ नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, विच इज नॉट अ स्टेबल थिंग. सो दैट इज वाई वी विल से कि भाई यहाँ पे सेकंड वाला स्ट्रक्चर हमारा ज्यादा स्टेबल. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? ठीक है. और नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी सी. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, उसमें पहला स्टेबल था, इसमें सेकंड स्टेबल था. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन
where the positive charge can be delocalized by the true resonance given the following structures. अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या सिनेरियो बैठा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है अपने पास, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है अपने पास, यू कैन सी दिस, ये स्ट्रक्चर है, and we have this and we have this and we have this. अच्छा ये 7 कार्बन है इसके अंदर, तो 7 कार्बन होने के अंदर से क्या सिनेरियो बना, 1 2 3 4 5 6, तो ये है और ये है और ये है, और यहाँ अपने पास ये है सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन वेयर दी पॉजिटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज। तो पॉजिटिव चार्ज में कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज तो दे नहीं रखा है इसके अंदर, कहाँ दे रखा है पहले स्ट्रक्चर में, मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पे डीलोकलाइज होगा, तो इसका हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, तो जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर इधर इधर, और ये स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे था, तो ये इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब ये देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इधर और ये इधर, और ये ऐसे, ये इधर, ये न्यूट्रल इधर, तो ये बॉन्ड उठ के जब यहाँ से आ गया, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से आ गया, तो बेसिकली यहाँ आ गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड 1 और 2 के बीच में बन रहा था, अगली बार ये बन गया 2 और 3 में, तो बॉन्ड हटा कहाँ से, 1 से, तो 1 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो ना बात में क्या बोल रही हूँ। देन व्हाट डू वी हैव, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा ये, सो द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लाइक दिस। कैसा कि भाई ये 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 ऐसा ऐसा ऐसा, और ये अब की बार यहाँ बॉन्ड आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और ये बॉन्ड इधर रहा अपने पास, और ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो यहाँ बॉन्ड इधर आ चुका है, यहाँ इधर आ चुका है, फिर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर एंड दिस कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ अपने पास जो ये स्ट्रक्चर रह रहा है, तो ये एक इधर है एक इधर है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे कितनी जगह पे कार्बन आया, तो कार्बन पहले 1 पे था, फिर रेजोनेंस करने के लिए 2 पे सेकंड कार्बन पे आया, फिर ये तीसरी जगह आया, फिर ये चौथी जगह आया, और फिर ये पांचवी जगह आया। तो इस पहले स्ट्रक्चर में 5 कार्बन पे जाकर पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। Are you understanding what I'm saying? So this is going to resonate between 5 carbons. Is that clear? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन बताओ जहां पे पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, डीलोकलाइज होगा, तो डीलोकलाइज होगा 5 इतनी पोजीशन पे, जिन जिन पोजीशन पे कार्बन आया उन्हें काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन पे ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर पे घुमाएगा। इज दैट क्लियर? करेक्ट है। और देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर में क्या बना रखा है इसने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 एंड हियर। अब तुम देख लो कहाँ कहाँ रेजोनेटिंग करेगा ये, और पॉजिटिव चार्ज हमको दे रखा है इस CH पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कहाँ कहाँ कर सकता है, देखो इसका रेजोनेटिंग डायग्राम्स बनाते हैं, तो मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ जरा। इनकी नेमिंग अगर मैं करती हूँ तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यू अंडरस्टैंड। तो अब तुम देखो ये बॉन्ड अगर शिफ्ट होते हैं तो किस तरह से शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ बेंजीन है। तो अब ये वाला बॉन्ड 4 वाले कार्बन का जो बॉन्ड है 1 2 3 4 वाले का इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। तो जैसी बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो अपना ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा। तो जब बॉन्ड हट जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हट जाएगा, तो 4th कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहली बार 2nd कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, जब रेजोनेंस हुई तो वो 4th पे पहुंचा, फिर क्या होगा, फिर ये इधर से आ जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये रेजोनेंस रह जाएगा। यू अंडरस्टैंड। एंड देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पहुंचा, पॉजिटिव चार्ज 1 पे यहाँ पे पहुंचा 1 2, और तीसरा तो ये आ गया। अब खुद सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज अपना, देखो ये सिनेरियो ऐसे बैठता है कि ये बॉन्ड अपने पास इधर जाता है रेजोनेंस करने, है ना, या फॉर एग्जांपल ऐसे आता है,
और तो कोई जाना नहीं वाला मेरे ख्याल से, और तो यही रहना चाहिए, क्योंकि अब क्या होगा, अगर इधर जाता है तो यहाँ रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज घुमाएगा, और अगर इधर आता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज घुमाएगा, तो ये उल्टा जाएगा। ठीक है, अब देखो एक पॉसिबिलिटी एक तो यहाँ है कि रेजोनेंस एक तो यहाँ हो सकती है, और दूसरा सिनेरियो क्या बैठता है बेटा, दूसरा सिनेरियो अपने पास बैठता है ऐसे, देखो एक दूसरा सिनेरियो बैठता है ऐसे कि भाई मेरे पास ये स्ट्रक्चर है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी सिंगल बॉन्ड कैसे था, 3 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ डबल बॉन्ड CH और ये स्ट्रक्चर, यू अंडरस्टैंड, और यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, तो ये बॉन्ड इधर आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज पे और कहीं नहीं जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में यही रहेगा, बेंजीन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, बिकॉज बेंजीन का रोल तब आता है जब पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बराबर में आ जाता, व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ एनी मोर। एनीवे, तो अब क्या होएगा, ये इसको जैसे ये बॉन्ड यहाँ उल्टा जाता है तो ये इधर आ सकता है। अब देखो इसमें क्या सिनेरियो बैठेगा, एक चीज ये बैठ सकती है इसमें, देखो अब मान लो ऐसे हो जाता है, ये बॉन्ड वापस इधर जाता है, ठीक है, तो जब ये बॉन्ड वापस इधर जाएगा तो इस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, ध्यान से देखना, CH2 CH पे नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड CH, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड CH आ जाएगा, तो ये आएगा CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ गया CH2 पॉजिटिव, और यहाँ लग रहा है अपने पास क्या बेटा, बेंजीन ग्रुप, तो जैसे ही ये देखो ये जैसे ही बॉन्ड हटा, यहाँ C पे पॉजिटिव चार्ज आया, और ये पे C का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए बेंजीन मारा जाएगा, तो फिर क्या बन सकता है, ये बन जाएगा CH2 CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH C, यहाँ CH2 और यहाँ बन जाएगा VS, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, तो फिर अपने पास ये इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, और जब ये यहाँ आएगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो कितनी जगह पे पॉजिटिव चार्ज हमारा घूम सकता है, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 और 5 7, तो इस सेकंड वाले के लिए 7 पोजीशंस, और फर्स्ट वाले के लिए कितनी पोजीशंस निकाली थी हम लोगों ने, जितनी भी निकाली थी, जो भी था अपने पास पीछे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर नाउ, कैसे करना है, तो यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल वेरिएशंस कि कहाँ कहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है, और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर पॉजिटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज्ड विद द रेजोनेंस, ये स्ट्रक्चर है, एक्सक्लूडिंग द गिवन पोजीशन, अच्छा एक्सक्लूडिंग, अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, इंक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर, तो हमने जहां पॉजिटिव चार्ज दे रखा था वो हमने इंक्लूड किया, अब बोल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है वो तो है ही, उसको नहीं इंक्लूड करना, इंक्लूड किसे करना है, आप जहां जहां पे पॉजिटिव चार्ज अब गया, जो तुमने रेजोनेटिंग डायग्राम्स बनाए, तो मेरे पास जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है बेंजीन, और ये ऐसे स्ट्रक्चर दे देंगे, और ये CH पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये CH यहाँ डबल बॉन्ड C, और इस पे यहाँ बेंजीन जुड़ रहा है एक नीचे की तरफ, ऊपर वाला मैंने नीचे बना दिया और एक इधर जुड़ रहा है, अब तुम हिसाब लगा लो, इस पे ही कर देंगे हम सीधा सीधा, ठीक है ना, अब मैं इस पे ज्यादा अलग अलग नहीं बना रही, खुद सोचो क्या हो सकता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या दिख रहा है कि भाई ये बेंजीन का ये बॉन्ड इधर आ सकता है, तो जब बेंजीन का ये बॉन्ड इधर आएगा तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बेंजीन को, फिर जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो जब ये बॉन्ड 6 और 1 के बीच में से टूट कर यहाँ 7 के बीच में आएगा, 1 और 7 के बीच में आएगा, तो ये 6 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर 6 के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 और 5 का बॉन्ड टूटेगा तो 4 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, फिर ये इधर आएगा तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 1 2 3 तो यही आ गया, ठीक है। अच्छा अगर ये तो बात होगी इस साइड से रेजोनेंस आने की, अगर इधर से स्टेबिलिटी मिलती तो ये इधर आ जाता, तो जब ये इधर आता तो पॉजिटिव चार्ज इधर न्यूट्रलाइज हो जाता, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, और जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब 7th 8th 9th, जैसे ही 9th कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आया, तो 9th कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, ये बेंजीन, तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इधर तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इधर तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये बेंजीन भी दे सकता था और ये बेंजीन भी दे सकता था, तो इधर ने दे दी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर दे दी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ गया तो यहाँ पॉजिटिव, तो कहने का मतलब कितनी पोजीशंस होगी काउंट करने लायक, 1 2 3, तो 3 पोजीशन, 1 2 3, 3 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, 5 6 7 8 9 10, तो 10 पोजीशंस पे हमारा ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, समझ में आ रही बात कैसे करना है सवाल है,
इसमें 10 पोजीशंस पे ये पॉजिटिव चार्ज हमारा डीलोकलाइज करने वाला है, ठीक है। तो इसको अगर हम, हाँ जी, हर एक बेंजीन पे काउंट करेंगे कि 3 इस पे है, 3 इस पे है, बीच में एक है। हाँ हर एक पे मैं दोबारा एक बार बना के दिखाती हूँ, देखो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देख फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखो स्क्रीन पे दिखाती हूँ तो स्ट्रक्चर अपने पास क्या था, स्ट्रक्चर ये था अपने पास बेंजीन। देखो स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं ना इसके, तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी जाएगी। तो ये बेंजीन, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड CH, और यहाँ बेंजीन, और यहाँ बेंजीन, और यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर था अपने पास। तो अब खुद देखो, अब मैं बारी बारी बना रही हूँ, ठीक है। तो एक इधर आ गया, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बाकी सारा पोर्शन मेरा एज इट इज। तो यहाँ बेंजीन वाला बाद में आ गया। ये आ गया, ये इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ CH, और यहाँ डबल बॉन्ड CH, और यहाँ बेंजीन मेरे पास छोटा सा, और यहाँ मेरे पास बेंजीन, ठीक है। फिर ये इधर आ जाएगा। तो अगले स्ट्रक्चर पे क्या बनने वाला है, अगले स्ट्रक्चर पे क्या बनने वाला है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ CH, और यहाँ बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड इंटैक्ट रहा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये CH, और ये डबल बॉन्ड CH, और ये बेंजीन, और नीचे भी बेंजीन। फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब आप काउंट करते जाओ कितनी पोजीशंस पे बॉन्ड आ रहा है। ये आ गया ऐसे, तो ये बॉन्ड इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ CH, और यहाँ अपने पास CH और डबल बॉन्ड CH, और यहाँ बेंजीन, और यहाँ बेंजीन। यू अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड वापस इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन पे आ जाने वाला है। तो अगली बार ये बॉन्ड आ जाएगा ऐसे वापस अपनी पोजीशन पे, कि ये बेंजीन रिंग पूरा हो गया, और ये CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ गया एक और बेंजीन रिंग, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज हियर इज हियर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बेंजीन रिंग। अगले स्ट्रक्चर में ये इधर आ गया, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर इधर आ गया अपने पास। तो फिर क्या होगा, तो ये क्या बनने वाला है, ये बेंजीन तो पूरा हो गया था, ये CH, अब ये डबल बॉन्ड CH हो गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज जिसपे ये बेंजीन बैठा है, और इधर बेंजीन बैठा है। तो अब होगा क्या कि ये बेंजीन जैसी बाहर आएगा तो फिर पॉजिटिव, एंड देन यू नो द एंटायर स्टोरी, फिर पॉजिटिव यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। तो 3 पोजीशन यहाँ, 3 पोजीशन ऐसी। अगर ये बेंजीन ना यूज करता तो ये कलर कर लेता, ये वाला बेंजीन यूज कर लेता, ऐसे कर। अगर साइड वाला बेंजीन नहीं करता स्टेबल तो नीचे वाला कर लेता। तो फिर अगर ये देता चार्ज इधर तो ये पॉजिटिव, फिर ये इधर स्टेबल करता तो यहाँ पॉजिटिव, और ये इधर करता तो यहाँ पॉजिटिव। तो 3 कार्बन की पोजीशन यहाँ आ गई, 3 इस पे आ गई, 3 इस पे आ गई, 9 तो ये हो गई, और एक 10वां ये वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इसको तो काउंट नहीं करना जहां पहले था, तो 3 इधर, 9, और 10 वाला ये वाला। तो उस हिसाब से मैं आंसर आपको बोल रही थी कि 11 पोजीशन हमारे पास लगभग लगभग आने वाली है। इज दैट क्लियर, राइट? ओके, सो ये हो गया अपने पास इस तरह से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो जरा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है find the number of carbon atoms including the given structure, find the number of carbon atoms including the given structure which can have negative charge in the resonating structures, ठीक है। the structures with charge separation are not acceptable, तो जिनमें चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन मतलब एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। तो दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। अब देखते जरा इसके अंदर, तो ये बना लो स्ट्रक्चर्स ने क्या दे रखा है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH है, और ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH है, और ये C नेगेटिव है, और यहाँ CH है, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ मेरे पास जिस पे नेगेटिव है उस पे बेंजीन भी है, इधर इधर इधर, और यहाँ CH है, यहाँ डबल बॉन्ड C है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमसे बोल रहा है कि बताओ ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है। अब देखो जरा नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा सकता है, एक तो नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, राइट, क्योंकि अगर ये वाला कार्बन इस कार्बन मतलब कार्बन A B और D, तो अगर A कार्बन B को बोलेगा बॉन्ड बनाने के लिए तो B को अपना एक बॉन्ड तोड़ के D पे चढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास कहानी रह जाएगी कि ये जो कार्बन है अपना, ये कार्बन, दिस कार्बन इज गोइंग टू कैन गो ऑन दिस कार्बन, ओके। अच्छा देखो, जब ये कार्बन इस पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे, तो इस कार्बन पे आने के बाद C न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होने वाली है। समझ रहे हो क्या कहानी बनेगी, जब ये इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये वाला बॉन्ड जब उठ के चला गया यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट गया,
यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस करेक्ट. सो व्हाट डज दैट मीन कि ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ से तो नेगेटिव चार्ज हट गया तो ये न्यूट्रल हो गया ना. तो लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर. अपने पास क्या था? अपने पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये था और ये नेगेटिव चार्ज था और ट्रिपल बॉन्ड था. तो मैंने आपको सिंपल ये बात बोली कि जब ये चार्ज इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इस फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है. फिर ये रेजोनेंस करने के लिए और क्या कर सकता है? ये नेगेटिव चार्ज ऐसा हो सकता है कि यहाँ रेजोनेंस करने पहुंच जाए, तो ये सेकंड पोजीशन होगी. ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाए, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, थर्ड पोजीशन, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन हो गई थी जहाँ पहुंचा नेगेटिव चार्ज. फिर ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये थर्ड पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है. और ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा, तो ये यहाँ पहुंचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? Getting my point? So basically, how many positions till now? Position number 1, 2, 3, 4, 5. 5 positions. You can see. One position, second position, third, fourth, fifth. ठीक. और क्या कर सकता है? देखो, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ आया था, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, तो ये इधर आ जाएगा. समझ रहे हो? तो फिफ्थ पोजिशन और ये सिक्स पोजिशन, राइट. और फिर जैसे ये नेगेटिव चार्ज, तो इतना बोलो. यहाँ तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो फिर यहाँ शिफ्टिंग नहीं, कैसे होगी? ये कॉन्जुगेटेड होता है, ये कॉन्जुगेशन होती है, क्योंकि देखा जाए तो इसमें एक डबल है, तो इसमें एक सिग्मा तो है ना, तो इसलिए बोलते हैं कि डबल सिग्मा. इसमें पाई को कंसिडर नहीं करो आप. तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये वाले, ये भी कॉन्जुगेटेड होता है. तो इसमें डबल, इसका से सिग्मा मानते हैं, इसका डबल, इसका से सिग्मा मानते हैं. तो ये भी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स में हमारे आते हैं. यू अंडरस्टैंड? अब देखो जरा, तो ये यहाँ पहुंच गया, फिर ये जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो ये एक बॉन्ड को यहाँ हटना पड़ेगा. So basically, how many positions this negative charge can be at? This can be at 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 positions के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ सकता है. You understand what I'm saying? Is that clear? तो ये हमारी इसके अंदर एक कहानी ऐसे आ जाती है. दिख रही है स्क्रीन क्या कुछ? हाँ दिख रही है मैम. क्वेश्चन बदल गए? हाँ नहीं, क्वेश्चंस तो वही हैं. अच्छा, क्वेश्चंस वही हैं. एक मिनट, जस्ट अ सेकंड. राइट, सो दैट वाज द क्वेश्चन. तो इस तरीके से हमें ये रेजोनेंस के क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, और देखते हैं जरा. चलो, सम मोर क्वेश्चंस टू गो. ऑलराइट, कहते हैं आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ एंड एक्सप्लेन व्हाई. और नहीं, नाउ रेजोनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि रेजोनेंस ना, जैसे मैंने बोला CH3 C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भी बताओ क्या इस स्ट्रक्चर में A और B बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ, ये C सिंगल बॉन्ड हो गए, ये C डबल बॉन्ड हो गए, तो क्या ये दोनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग है? तो हम बोलेंगे कि भाई रेजोनेंस कर रहे हैं, क्योंकि तो कभी भी ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच जाता है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि CH3 की ये जो B बॉन्ड लेंथ है, कभी ये डबल और A वाला सिंगल. तो ऐसी सिचुएशन में A वाला सिंगल और B वाला डबल, या B वाला सिंगल या A वाला डबल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है हमारे पास कि भाई हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, कि भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर फिक्स नहीं है, कभी यहाँ डबल तो कभी यहाँ डबल. तो सिंगल तो है ही दोनों के बीच में, लेकिन कभी डबल बॉन्ड यहाँ है और कभी डबल बॉन्ड यहाँ है. तो ऐसा लगता है कि 50% सिंगल कैरेक्टर, 100% दोनों में, डबल कैरेक्टर पार्शियल पार्शियल 50-50%. तो दोनों ही बॉन्ड लेंथ सेम हो गई ड्यू टू रेजोनेंस. यू अंडरस्टैंड? तो ड्यू टू रेजोनेंस दोनों ही बॉन्ड लेंथ सेम हो गई, ये हमें लगता है ऐसा. तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ पे रेजोनेंस से हमारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है और कहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती. बट ज्यादातर केसेस में रेजोनेंस के दौरान बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है. अब हाउ डू वी सी दैट? नाउ अंडरस्टैंड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू लाइक दिस: CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. ये CH3 है मेरे ख्याल से. अब ये रेजोनेंस करेगा अगर, तो ये क्या करने वाला है, खुद सोच लो. ये रेजोनेंस करेगा तो ये क्या करने वाला है, ऐसे. तो ये डेफिनेटली इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, तो ये बनेगा मेरे पास CH3 C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O. तो ऐसे में सिंगल बॉन्ड तो था ही, देखो सिंगल इसमें भी था, सिंगल इसमें भी था, लेकिन ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ था, कभी यहाँ था. तो हम इसका रेजोनेटिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे? जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसे बनाएंगे? ऐसे, और कभी डबल बॉन्ड यहाँ है और कभी डबल बॉन्ड यहाँ. तो इसका मतलब हमारे पास ये सिनेरियो हो गया कि भाई ये डबल बॉन्ड्स दोनों बराबर है. अब सवाल क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंटेन इक्वल CO बॉन्ड लेंथ. तो फर्स्ट वाला तो हो ही गया ना, क्योंकि CO बॉन्ड लेंथ देखने में एक सिंगल और एक डबल लग रही है, बट ड्यू टू रेजोनेंस उनकी बॉन्ड लेंथ लगभग सेम है.
इज दैट क्लियर? तो हमें इन चारों में से बताना है कि एक ऐसा कंपाउंड है कि दो ऐसे कंपाउंड है कि तीन ऐसे कंपाउंड है या चार ऐसे कंपाउंड है, कौन से ऐसे कंपाउंड? यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, सॉरी, सेकंड वाला भी होगा। सेकंड वाला भी होगा, क्योंकि सेकंड वाला क्या है, कार्बोनेट है। हम्म, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या होगा कि ये नेगेटिव इधर आ गया तो ये बॉन्ड ऊपर चला गया, तो यहाँ O नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ सिंगल बॉन्ड O। फिर क्या होगा कि ये इधर आ गया तो ये इधर चला गया, तो बारी बारी सबके बीच में ऐसा आ जाएगा, तो C O नेगेटिव, यहाँ O नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड। तो देखा जाए तो हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि पाई बॉन्ड तो एक ही है, पर वो पाई बॉन्ड कभी फर्स्ट पोजीशन पे है, कभी सेकंड पोजीशन पे, कभी थर्ड में है, और सिंगल बॉन्ड तो सब में मेंटेन्ड है। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि भाई सिंगल बॉन्ड तो सब, अगर CO बॉन्ड की बात करी जाए तो एक बॉन्ड तो सब में है, और जो पाई बॉन्ड है कभी वन थर्ड टाइम के लिए, एक तिहाई हिस्सा यहाँ, एक तिहाई हिस्सा यहाँ, एक तिहाई हिस्सा यहाँ, तो वन थर्ड टाइम के लिए बारी बारी सब में घूम रहा है ना, बिकॉज जो उसका टाइम है एक बॉन्ड के बीच में रहने का, वो कभी इसके बीच में है, कभी तीन बॉन्ड्स के बीच में भटक रहा है वो बेसिकली। तो तीन बॉन्ड्स के बीच में भटक रहा है, तो हर बॉन्ड के बीच में वन थर्ड टाइम के लिए रहना, तो इसका आंसर आ गया 4/3। तो 4/3 इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हो गया, ठीक है, और क्योंकि तीनों में इक्वल अमाउंट जा रहा है तो यस बॉन्ड लेंथ इसकी सेम रहेगी, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो सेकंड की भी बॉन्ड लेंथ सेम है, फर्स्ट की भी सेम है। द थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट इज CH3 C डबल बॉन्ड O O OH। अच्छा, ये क्या है, ये एक पेरोक्सी एसिड है, ठीक है, दिस इज अ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज पर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि OO सिंगल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे मुझे। अच्छा देखो, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसमें CO बॉन्ड लेंथ सेम है कि नहीं, देखते हैं। सो वी गेट CH3 C डबल बॉन्ड O O OH। तो होने क्या वाला है अपने OOH, तो ये लोन पेयर है अपने पास, है ना। तो अब ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये इधर, तो ऐसे में CH3 C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O और OH, और O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एंड नाउ यू सी कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन अच्छी नहीं होती है ना, चार्ज सेपरेशन अच्छी नहीं है, और ऊपर से O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या बोलने वाले हैं कि जैसे O पे पॉजिटिव चार्ज आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो है कि न्यूट्रल चीज जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादातर ऐसी कोशिश करेगा, क्योंकि सेकंड स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है, 3 और 3 4 5 6 7 8, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9, तो सेकंड वाले में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, लेकिन सेकंड और तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे फिर भी देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड हमेशा के लिए सिंगल बन गया और ये वाला बॉन्ड हमेशा के लिए डबल बन गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम ये मॉलिक्यूल सेकंड सिचुएशन में ज्यादा बिताएगा, क्योंकि सेकंड मॉलिक्यूल हमारे ज्यादा रूल्स फॉलो कर रहा है स्टेबिलिटी के, एक तो नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें ज्यादा है ना, एक तो नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें ज्यादा है, और दूसरी बात इसमें जो O पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, और इस वाले O पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी वो स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कहने की बात ये हमारी होती है कि भाई फिर भी इसके अंदर बॉन्ड लेंथ हमारी सेम नहीं होंगी, क्योंकि इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं है। यू अंडरस्टैंड, ये डबल है ना, चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आ रहा है तो चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल रहती है, ये हमने रूल्स पढ़े, ठीक है। और देखते हैं, तो सेकंड थर्ड वाला तो नहीं रहने वाला, फर्स्ट वाला रहेगा, ये वाला रहेगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला फोर्थ बना रहा वाला है ऐसे, फोर्थ वाला, हाँ। So कंपाउंड है। here it is forming what, O negative and O negative, just correct me the signs, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड, तो अब रेजोनेंस कैसे होगी, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे CO बॉन्ड कैसे है, दो CO बॉन्ड ये, दो CO बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होने वाली है, देखो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड उठ के इस पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव ये आ गए, नेगेटिव नेगेटिव पास पास आना, मतलब इस कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज और इस O पे भी नेगेटिव चार्ज, तो रिपल्शन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पे, ये रिपल्शन वाली सिचुएशन क्रिएट होगी ना, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आसपास नहीं होने चाहिए, तो कहने का मतलब हमारे पास ये सिनेरियो रहता है कि भाई फर्स्ट स्ट्रक्चर में ही रहना ये पसंद करेगा, क्योंकि अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर से यहाँ O नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाने आता है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और उसके चक्कर में ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है ना, ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रक्चर में मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है ना, दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है, तो ये डेफिनेटली इसके अंदर भी बॉन्ड लेंथ हमारी सेम नहीं रहने वाली, ये दोनों डबल बॉन्ड वाली दिखाएंगी और ये दोनों सिंगल बॉन्ड वाली दिखाएंगी, ठीक है, तो ये में भी बॉन्ड लेंथ हमारी सेम नहीं रह रही।
तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2. तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटीजर टाइप क्वेश्चन. इंटीजर टाइप क्वेश्चन. इन द इंटीजर टाइप क्वेश्चन व्हाट यू हैव? इन द इंटीजर टाइप क्वेश्चन यू हैव कि 4 ऑप्शन में से बताओ कि कितने ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली सेम है. राइट? और नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाई बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोकेटाइन. ओके, व्हाई बेंजाइल कार्बोकेटाइन. तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन हमने आज ही पढ़ा है, बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल यही पढ़ा था. बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज बेंजीन पे CH2 and is more stable than ethyl carbocation. ethyl carbocation क्या होता है? CH3 CH2. तो आप ये देखो ना, यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ रही है और हमने ये पढ़ा है कि AERHI. AERHI का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिसिटी देती है. फिर नेक्स्ट लेवल पे स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देता है. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है अपना, जो हमने बोला था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहीं पे लोन पे, तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है. फिर रेजोनेंस देता है, रेजोनेंस जो हम कर ही रहे हैं. फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देता है और फिर इंडक्टिव इफेक्ट देता है. तो सबसे कम स्टेबिलिटी अगर कोई इफेक्ट प्रोवाइड कराता है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट ही कराता है ना. तो अब तुम खुद सोच लो, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये हमने पढ़ा हुआ है, कल ही हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था. तो ये एल्काइल ग्रुप, तो इधर जो है ये एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी दे रहा है. और दूसरी बात, ये C पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये ऑर्बिटल खाली है. इसके बराबर में 3 H है. तो ये तीनों H क्या कर सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बारी बारी इस H का सिंगल बॉन्ड खींच सकता है. तो सिंगल बॉन्ड खींच लेगा तो क्या होगा, एक बार ये बॉन्ड हट जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा. तो ये H पे पॉजिटिव. जैसे ही H दूर भागने लगेगा ये बॉन्ड वापस इधर चला जाएगा और फिर ये H क्या करेगा कि भाई ठीक है, मैंने थोड़ी देर इसको तंग कर लिया A वाली H को, अब मैं इसका बॉन्ड हटा देता हूँ यहाँ से, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है. तो ऐसे जब शिफ्टिंग रहती है तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है. पर इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब जहां सिग्मा बॉन्ड टूटकर बराबर वाले पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होने लगे. तो कितनी बार बॉन्ड टूट सकता है? यहाँ पे बॉन्ड टूट सकता है 3 H का. तो यहाँ 3 H बारी बारी करके अपना बॉन्ड तोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड बना देती है, जिससे कि ये वाला जो चार्ज बॉन्ड है ये न्यूट्रल हो जाए. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है हमको हाइपर कॉन्जुगेशन से. तो अगर मैं इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो क्या बनेंगे इनके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स? तो CH और H और ये CH2 पॉजिटिव. तो होगा क्या हमारे पास? CH और H और ये डबल बॉन्ड CH2 न्यूट्रल हो जाएगा और ये H पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि H का बॉन्ड टूट के इधर आ गया. अब ये H दूर जाने लगेगा, तो जैसे ये दूर जाने लगेगा तो वैसे ही ये इधर आ जाएगा बॉन्ड वापस, और अगली बार क्या होगा कि इसका बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा. तो ये बन जाएगा CH और ये बन गया मेरे पास क्या? CH2 और ये बॉन्ड वापस आ गया और ये बॉन्ड टूट गया. तीसरी सिचुएशन में क्या हो जाने वाला है? ये दोनों H बॉन्ड बन जाएंगे और यहाँ का डबल बॉन्ड रह जाएगा और ये H का बॉन्ड टूट जाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. ये करने देगी. तो दिस इज हाउ वी हैव कि ये H रह जाएगा, ये H रह जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है और ये CH2. तो बेसिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है हमको. एल्काइल ग्रुप्स की स्टेबिलिटी या तो इंडक्टिवली आती है या हाइपर कॉन्जुगेशन से आती है. ठीक है, जो हमारे स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की, या तो वो इंडक्टिव इफेक्ट से आती है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से आती है. लेकिन हमने फिर से मैं बता रही हूँ, ऑर्डर पड़ा है AERHI. तो जो स्टेबिलिटी इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन से आती है उससे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस से आती है. और बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो ये रहा अपने पास. तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन में ये जो है, हमने पीछे देखा था 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे इसके अंदर. तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि यहाँ की स्टेबिलिटी हमारी किससे आती है? रेजोनेंस से आती है. ये हमने बनाए भी हुए कई बार स्ट्रक्चर, आप देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं बेंजाइल के. ये बेंजीन है तो यहाँ CH2 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेंगे, फिर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड CH2 आ गया, फिर ये इधर आ गया, तो फिर ये इधर आ गया, तो इधर आ गया, इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ CH2 आ गया, फिर ये इधर आ गया, तो फिर ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया और ये CH2 फिर आ गया. तो हियर दे आर गेटिंग स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस से आने वाली स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है. तो ये सवाल का रीजन है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोकेटाइन. तो इन द इथाइल कार्बोकेटाइन you get to see only hyperconjugation and inductive effect, whereas in benzyl carbocation you get to see resonance, and the stability that you get through resonance is most stable. You understand? Okay. All right, next question that we have is why allyl cation is more stable than ethyl cation. Allyl is what? Allyl is this CH3. No, allyl is this.
बिल्कुल डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के बराबर में जो कार्बन होता है इसे एलाइल कार्बन कहते हैं। और इथाइल इज व्हाट? CH3 CH2 पॉजिटिव, दिस इज इथाइल। तो इथाइल कार्बोकेटाइन के बराबर में तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा क्योंकि एल्केन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा और इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा। कोवलेंट बॉन्ड वाला भी यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस मिलेगा, देखो वहाँ फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होगा। एलाइल वाले में। हाँ, ये एलाइल है ना, हम्म, तो एलाइल वाले में हम्म, स्टेबिलिटी रेजोनेंस से आ रही हम्म, है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन में जो स्टेबिलिटी आ रही है वो आ रही है हमारी, जो इसमें आ रही है वो इससे आ रही है, देखो। क्योंकि ध्यान रखो हमेशा, जब भी पॉजिटिव चार्ज के बराबर में एक sp3 कार्बन आ जाए और उस पे एक भी H होगी ना, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगी। अगर पॉजिटिव कैरिंग चार्ज के ऊपर, मतलब कार्बोकेटाइन के बराबर में जो कार्बन है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज आ जाए ना, और उस sp3 हाइब्रिडाइज पे हाइड्रोजन आ जाए, तो वो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के इस C+ को न्यूट्रल करने में लग जाएगी, तो उसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ 3 H लग रही है मेरे पास। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। और बस ये हो गया, तो ये इसका yes, रीजन है। तो एलाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन इथाइल बिकॉज एलाइल कार्बोकेटाइन हैज रेजोनेंस। सो व्हाट इज एलाइल कार्बोकेटाइन? CH2 डबल बॉन्ड CH इन CH2 पॉजिटिव। तो डबल बॉन्ड बनाने वाले जो कार्बन है उनके बराबर में जो कार्बन है उसको बोलते हैं sp2 कार्बन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स इन दैट? Right? So we got this. All right. Next question that we have is this. Okay. So what is the next question? We just see that. Okay. क्या बोल रहा है मुझे question ये question मुझे बोल रहा है which of the following is or are not correctly ordered for resonance stability. तो अब मुझे देखो क्या बोल रखा है। फर्स्ट के अंदर मुझे बोल रखा है इसके हिसाब से सेकंड, वन एंड थर्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और बी वाले में बोल रहा है 1, 3 और 2 स्टेबिलिटी ऑर्डर है, सी वाले में बोल रहा है 1 एंड 2 का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और डी वाले में बोल रहे हैं 2 इज मोर स्टेबल देन 1 का। तो पहले बना लेते हैं। तो 1 में हमें क्या बोल रहे हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O पॉजिटिव इज इन रेजोनेंस विद व्हाट? CH2 डबल बॉन्ड CH N पे लोन पे, अच्छा CH2 पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और एक और रेजोनेंस में बता रखा है CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, CH डबल बॉन्ड N O पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ भाई ज्यादा स्टेबल क्या है? थर्ड तो सबसे कम स्टेबल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड में तो क्या हो रहा है अपने पास, देख लेते हैं जरा, प्लस माइनस। यहाँ पे क्या सिनेरियो है? न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल है क्या? सेकंड वाला न्यूट्रल है, सेकंड वाले पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो डेफिनेटली सेकंड वाला सबसे स्टेबल है ना। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है थर्ड वाला इसलिए अनस्टेबल है, 1 मिनट जस्ट अ सेकंड। ओके, सो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाले केस में क्योंकि सेकंड वाला न्यूट्रल है। और मैं अगर देखूं थर्ड वाले में O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन O का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है ना, O का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो थर्ड वाला सबसे कम स्टेबल होगा और 1 वाला करेक्ट है। तो ये पहले वाला का तो करेक्ट ऑप्शन है, और ये पूछ रहा है नॉट करेक्टली ऑर्डर्ड। ऑलराइट, देन वी टॉक ऑफ बी। व्हेन वी टॉक ऑफ बी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो बी वाले का चेक कर लेते हैं। समझ में आ गया ना फर्स्ट वाले का रीजन क्या है अपने पास, कि भाई जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सेकंड वाला स्ट्रक्चर हमारा न्यूट्रल है, और जो थर्ड वाला है उस पे O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है विच इज नॉट स्टेबल क्योंकि O का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें सही बात है क्योंकि N का 1 2 3 4 5 6 7 8 N का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और N पे पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं अपने ऊपर। अब बी के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। बी पे क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? NH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इज इन इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चर 1 है। NH2 C डबल बॉन्ड O और C पे पॉजिटिव चार्ज, और N पे आ गया लोन पे। और थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, NH2 C डबल बॉन्ड O O पे पॉजिटिव चार्ज। ये सेकंड स्ट्रक्चर है और ये थर्ड स्ट्रक्चर है। तो वी गॉट फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर। ओके, सो हाउ डू आई सेंड दिस, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस? तो यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं दे रखा है, और ऐसे कैसे हो सकता है चार्ज नहीं है, तो गलत क्वेश्चन दे रखा है। ओके, सेकंड स्ट्रक्चर में अपने पास क्या है? सेकंड स्ट्रक्चर पे C पे पॉजिटिव चार्ज है, और C का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, C का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है ना, और N पे लोन पेयर है, O का ऑक्टेट कंप्लीट है और O पे कुछ नहीं है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और थर्ड वाले पे क्या है अपने पास? थर्ड वाले पे क्या है अपने पास? थर्ड वाले पे O का ऑक्टेट कंप्लीट है, O पे पॉजिटिव चार्ज है, C का ऑक्टेट फिर से कंप्लीट नहीं है,
तो यहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल तो क्या होना चाहिए, और n पे लोन पेयर भी है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, क्योंकि फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पहली बात तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है। और फिर मेरा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकंड वाला, सेकंड वाला शुड बी मोर स्टेबल मेरे ख्याल से। थर्ड वाला और एक बार चेक कर लेते, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, थर्ड वाले में मुझे बोल रहा है सी पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड ओ देन ओ, तो इसमें फर्स्ट टेबल ये सही है, क्योंकि सी पे पॉजिटिव चार्ज इज इवन मोर स्टेबल देन ओ पे पॉजिटिव चार्ज, भले किसी का ऑक्टेट कंप्लीट सेकंड हो। वाला नहीं। हाँ, सेकंड वाला मेरे ख्याल से गलत लिखा है, सेकंड वाले में थर्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखा जाए तो दोनों में बॉन्ड सेम है, तो फिर जिस पे डेफिशिएंसी है उसी पे पॉजिटिव चार्ज दिखना चाहिए ना, ओ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से सेकंड इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि सेकंड में जो ऑर्डर हमें गलत दे रखा है। थर्ड वाले में तुम्हें ऑर्डर सही लग रहा है। डी वाले की बात करते हैं, तो इसमें डी वाले में आई थिंक दिस इज फाइन, क्योंकि डी वाले में प्लस माइनस प्लस है और ये दूर हो गए चार्जेस, चार्जेस दूर होने का मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना, तो यहाँ पे सेकंड इज डेफिनेटली मोर स्टेबल देन वन, तो ये सेकंड, ये डी का ऑप्शन भी करेक्ट दे रखा है, तो बी का ऑप्शन गलत दे रखा है, बी का ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, क्योंकि बी वाले केस में सी पे डेफिशिएंसी वैसी बन रही है, 1 2 3 तीन ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, सी का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो जब सी का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, नहीं, कौन से वाला बोल रही? बी वाले में जो ऑर्डर दे रखा है वो गलत दे रखा है, जो ये 1 3 2 बोल रहा है वहां पे ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3, क्योंकि 1 तो न्यूट्रल है, वो तो होगा ही सबसे ज्यादा स्टेबल। 2 वाले पे सी पे पॉजिटिव चार्ज है, विच इज गुड, क्योंकि सी पे 1 2 3 सी का ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, तभी तो सी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो स्टेबल है। यहाँ ये क्या बोल रहा है कि सी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और वो पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो थर्ड इसका सबसे अनस्टेबल होना चाहिए और सेकंड स्टेबल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत दे रखा है मुझे, और यही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्टली ऑर्डर्ड फॉर द रेजोनेंस स्टेबिलिटी, सो इट इज जस्ट बी विच इज नॉट करेक्टली ऑर्डर्ड, करेक्ट है। यस मैम। All right, next question we see. Next question is question number 6. What does it say? It says, ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है C5 डबल बॉन्ड 5, ओके 5C डबल बॉन्ड C है, heat of hydrogenation for C डबल बॉन्ड C is 28.8 किलो जूल्स पर मोल, हाइड्रोजनेशन की हीट होती है कि जब मैं इसमें H2 डालूं तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ के दोनों जगह H और H लग जाए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है वो H2 का जुड़ना होता है, तो पर मोल के लिए हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 28.8 एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज 99 मोल, और पूरे मॉलिक्यूल की जो है तो रेजोनेंस एनर्जी इज, ठीक है। अब देखो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा 1 2 3 4 और 5, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे पास जिसमें 5 डबल बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 तो रेजोनेंस करेगा ये, और रेजोनेंस करेगा तो स्टेबल भी है, ये बात समझ में आती है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि 5 डबल बॉन्ड में तुम्हें अगर हाइड्रोजन जोड़नी है तो बताओ हाइड्रोजन जोड़ने में एनर्जी कितनी लगती है, हाइड्रोजन जोड़ने में एनर्जी लगती है 28.8 एक डबल बॉन्ड के लिए, तो ऐसे कितने डबल बॉन्ड्स हैं, इंटू 5, तो इसका मतलब हो गया 5 8 40, 4 5 8 40 44, 5 2 10 प्लस 4 144, तो 144 जूल्स की एनर्जी लगती है कि पांचों डबल बॉन्ड में जब तुम हाइड्रोजन बनाओगे, अब तुम खुद सोचो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट के 2 नए बॉन्ड्स बन रहे हैं बेटा, है ना, तो ये स्टेबल है, रेजोनेंस कर रहा है तो स्टेबल भी है, लेकिन डबल बॉन्ड तोड़ के दो दो H जोड़ने में 28.8 किलो जूल्स की एनर्जी निकलती है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा ना एक्सोथर्मिक होती है, ये ध्यान रखना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये निकलती है बाहर, तो मुझे बाहर कितनी एनर्जी निकली, 144 एनर्जी निकली, लेकिन ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, तो ये लॉजिक समझ में आता है हमको, ठीक है, कि भाई हमारे पास 5 C डबल बॉन्ड C है और कोई मॉलिक्यूल ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, 5 बॉन्ड्स अपने पास ये हो गए, और जब ये रेजोनेंस करेंगे अपने पास तो यहाँ पे हर एक के लिए 28.8 एनर्जी निकलेगी, क्योंकि हर डबल बॉन्ड को तोड़ के एच जुड़ेगा, तो 28.8 इंटू 5 टोटल एनर्जी कितनी निकलनी चाहिए थी, 140 किलो जूल, लेकिन कहता है द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज फाउंड टू बी 99 किलो जूल, इसका मतलब कि 99.99 किलो जूल एनर्जी एक्चुअली निकली, आइडियली निकलना कितना चाहिए था, 140 निकलना चाहिए था क्योंकि 5 डबल बॉन्ड थे, लेकिन रियल लाइफ में रियल वैल्यू जो निकली, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकली वो निकली 99,
इसका मतलब जो 140 माइनस 99 की एनर्जी है, कितना आया बेटा 1 और 13, 3 में से 30 में से 9 के कितना आ जाएगा अपने पास 4, तो 41, लगभग 45 की जो एनर्जी, 45 एनर्जी है, 45 किलो जूल, ये मेरी रेजोनेंस एनर्जी होगी। क्यों हो गई रेजोनेंस एनर्जी? क्योंकि जब मैंने इस सब्सटेंस में हाइड्रोजन जोड़ा, तो उस हाइड्रोजन के जुड़ने से, क्योंकि ये रेजोनेंस हो रही थी और रेजोनेंस होने से ये मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल था, तो जो एनर्जी निकली ना वो पहले इसकी स्टेबिलिटी को तोड़ा, तो स्टेबिलिटी को तोड़ने में 45 किलो जूल्स की एनर्जी लग गई। तो मुझे बाहर कितनी मिली? मुझे बाहर मिलनी थी 140 किलो जूल, क्योंकि एच यहाँ लगता, फिर एच यहाँ लगता, फिर एच यहाँ लगता, फिर एच यहाँ लगता, फिर एच यहाँ लगता, तब जाके हाइड्रोजनेशन पूरी होती। तो मेरे को मिलती 140 किलो जूल, लेकिन मुझे मिली सिर्फ 99। तो 45 एक्स्ट्रा कहाँ खप गई अंदर? 45 एक्स्ट्रा खप गई क्योंकि इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी तोड़नी थी, और उसी स्टेबिलिटी को तोड़ने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो इसका आंसर आ गया 45 किलो जूल। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम सेइंग? यस मैम। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच, सेवंथ क्वेश्चन कहता है विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड रियाडिली इन द गोनिडीन। और गोनिडीन का स्ट्रक्चर ये दे रखा है मेरे पास, दे रखा है NHC डबल बॉन्ड C, NH2 लोन पेयर, NH2 लोन पेयर। तो कहता है कौन सा लोन पेयर बहुत इजीली प्रोटोनेट हो जाता है, किस वाले हाइड्रोजन पे, मतलब 1 कार्बन पे, 3 कार्बन पे, 2 नाइट्रोजन पे। फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन या थर्ड नाइट्रोजन, ये गोनिडीन का स्ट्रक्चर है बेटा। तो कह रहा है गोनिडीन का कौन सा नाइट्रोजन बहुत आसानी से प्रोटोनेट हो जाएगा, कहां पे जाके H+ इस पे अटैक मारेगा। अब देखो ये वाला लोन पेयर जो है वो रेजोनेट करेगा, और ये वाला लोन पेयर भी रेजोनेट कर सकता है बारी बारी की, कभी 2 का लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है, कभी 3 का कर रहा है। तो कौन सा लोन पेयर हमेशा अवेलेबल है अपनी जगह पे? N, ये वाला। तो 1 का लोन पेयर हमेशा अपनी जगह पे अवेलेबल है, तो H+ आके वहीं अटैक मारेगा जहां पे उसको लोन पेयर हमेशा के लिए दिखता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साथ में क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, आप स्ट्रक्चर देखो, रेजोनेंस देखो ना, NH है, डबल बॉन्ड C, यहाँ NH2 है, और यहाँ भी NH2 है, और ये नाइट्रोजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 2 है। तो अगर 2 का रेजोनेंस करता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो NH पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, और यहाँ यहाँ C डबल बॉन्ड NH2 आ गया, तो N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस N पे तो लोन पेयर भी और नेगेटिव चार्ज भी। अगर 3 वाले का लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो फिर ये लोन पेयर जो है अपना ये ऐसे आ जाएगा NH, ये इधर आ जाएगा तो बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो NH डबल बॉन्ड C, ये NH2 अपनी जगह, और ये NH2 डबल बॉन्ड, तो ऐसे N पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पर इस वाले N पे, 1 वाले N पे नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? लेकिन अगर ये कार्बन के साथ करेगा तो ये अपने लोन पे डोनेट नहीं करेगा। ये कार्बन के साथ क्यों करेगा? कार्बन के साथ तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना हुआ है। जो रेजोनेंस चालू होती है वो तो लोन पेयर से चालू होती है ना, लोन पेयर देगा तभी तो ये इस पे शिफ्ट मारेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो द फर्स्ट शुड बी इजीली प्रोटोनेटेड, the first carbon should be easily protonated. Is that clear? यस मैम। Okay, next we talk about now which order is true for resonance energy, कि किसकी resonance energy ज्यादा है। देखो resonance energy उसकी ज्यादा जो resonance stabilized है, जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है रेजोनेंस से, उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो आपको बस ये बताना है कि जिसकी रेजोनेंस ज्यादा है, जो रेजोनेंस जिसकी ज्यादा करता है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब देख लो जरा, विच ऑर्डर इज ट्रू फॉर रेजोनेंस एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे दे रखा है क्या, तो ये है और ये है, और दूसरा स्ट्रक्चर इसमें बना रखा है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना रखा है, दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है यहाँ पे, ये 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 और ये ऐसे और ये ऐसे, और ये OH, ठीक है। और इसमें ये ऑर्डर दे रखा है। बी वाले में ऑर्डर क्या दे रखा है, तो फर्स्ट को देखते चलते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले पे हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले में हमको दे रखा है ऐसा, क्या भाई, कि ये लोन पेयर है, और मैंने आपको बताया था रेजोनेंस करने के लिए जब दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड होता है तो रेजोनेंस हो जाती है ना। तो कौन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आप खुद सोच लो जरा। ये वाला कार्बन जो है ये 2H है, तो जब 2H है तो ये sp3 कार्बन है, क्योंकि 1 2 3 4। तो जब भी कोई चीज एरोमेटिक होती है, इसकी कंडीशन हमने पढ़ी है कि जब भी कोई चीज एरोमेटिक होती है तो उसमें एवरी कार्बन मस्ट बी sp2, तब वो एरोमेटिक है। और आप ये देखो इसमें तो एक कार्बन sp3 मिल गया, तो जब किसी में एक कार्बन sp3 मिल जाता है तो वो हो जाता है नॉन एरोमेटिक। और ऑर्डर क्या रहता है, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर उसके बाद स्टेबल नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल
एंटी एरोमेटिक तो ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी है ही नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो बेसिकली कहने का मतलब अपने पास ये है कि जो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये पहले स्ट्रक्चर में ये वाला देखो, और ये वाला क्या है, ये sp2, ये sp2, ये कार्बन sp2, ये sp2, और ऑक्सीजन का लोन पेयर जब घूम रहा है तो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 और 5 6, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये पहला वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, और जब कोई चीज एरोमेटिक होती है तो वो स्टेबल होती है, और वो रेजोनेंस से स्टेबल होती है, राइट? और जब वो रेजोनेंस से स्टेबल होती है तो इसका क्या मतलब है कि भाई पहले वाले में रेजोनेंस एनर्जी ए वाले की, पहले वाले की ज्यादा होनी चाहिए थी और दूसरे वाले की नहीं होनी चाहिए, और ऑप्शन कह रहा है कि दूसरे वाले की ज्यादा है, तो ये गलत है। और मुझे बताना है विच इज द ट्रू ऑर्डर। ट्रू ऑर्डर मतलब सही ऑर्डर कौन सा, तो पहले वाले का तो सही नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और इधर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और यहाँ आ गया CH2। यू अंडरस्टैंड? अब आप देख लो फिर से इसके अंदर ये दे रखा है, और इस पे तो ये कार्बन फिर से sp3 है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। और देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसका बॉन्ड इधर है और इधर है, तो दोनों तरफ से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है। इट कैन रेजोनेट हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। तो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये इधर है और ये इधर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर? तो ये हमारी कहानी इस तरह से आ गई। तो यानी कि इसमें भी सेकंड वाले, इसका मतलब मेरे को पहले वाला मॉलिक्यूल क्या दे रखा है, पहले वाला मॉलिक्यूल आप हिसाब लगा लो एरोमेटिक है, क्योंकि जो ये लोन पेयर घूम रहा है ये रेजोनेंस में तो काउंट होगा नहीं, तो इस पे एक H है, 2 और 3, तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक चीज। और दूसरी बात, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। 2 कैसे हुआ, ये बी वाला, बी का फर्स्ट sp2 कैसे हुआ, इस पे एक मिनट रुक जाओ जरा, नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, वो sp3 है। दिमाग लगा थोड़ा सा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4। अब ये H चला गया होगा कभी, तभी तो बचा एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक कोई और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया इस पे। तो और फिर भी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेट दो तरफ से कर सकता है, देख, या तो इधर से रेजोनेट कर सकता है या इधर से कर सकता है। ये कंडीशन बताई थी ना कि लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो दोनों तरफ अगर उसको सिग्मा बॉन्ड दिखता है तो वो रेजोनेंस दोनों से कर सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये लोन पेयर जरूर घूमेगा, घूमेगा और रेजोनेंस करेगा। तो क्या ये इस कार्बन में बंध के रहेगा, नहीं, क्या वो इस कार्बन में बंध के रहेगा? अगर बंध के नहीं रहेगा तो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि एक गया फिर रेजोनेंस करके आएगा। तो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो 4n becomes 4, तो n becomes 1। तो जो CH2 नेगेटिव है, वो उस पे नेगेटिव चार्ज है, वो भी तो घूम सकता है। कहाँ है CH2 नेगेटिव? ये CH2 नेगेटिव चार्ज है। हाँ, अच्छा, तो इसमें एक मिनट को पॉजिटिव बनाने दीजिए, मैंने अब पॉजिटिव बना दिया। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, हाँ, तो ये घूमेगा, लेकिन कहाँ घूमेगा, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये इधर आएगा। इसके बाद कहाँ रेजोनेंस कर सकता है, तो इसकी रेजोनेंस सिर्फ इतने में ही रही ना। और यहाँ पे पूरा रिंग में हुआ तो पूरा रिंग एरोमेटिक हुआ, और जब रिंग एरोमेटिक होता है तो वो बहुत स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे रिंग में कहा हुआ, ये तो बाहर से आ रहा है फिर अंदर आधे पोर्शन में रेजोनेंस कर रहा है, तो ये स्टेबल ही नहीं हुआ, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। दैट क्लियरली मींस कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी इतनी नहीं है, तो बी भी गलत है। और मुझे ट्रू ऑर्डर ढूंढना है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड चेक कर लेते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है। थर्ड स्ट्रक्चर में बोल रहा है बेंजीन बना के नीचे NO2 बना रखा है इसने, और यहाँ बना के इसने कर रखा है ये और ये, और आधे पे रेजोनेंस करके यहाँ NO2 कर रहा है। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा। तो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, रेजोनेंस जब चालू करेगा ये तो रेजोनेंस कैसे होगी, यहाँ तो ये पूरा रिंग ही एरोमेटिक है। बेंजीन तो होता ही एरोमेटिक है, सबको पता है कि घूमने वाले इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन व्हाट इज द मूविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ अपने पास क्या है, हर कार्बन sp2 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 sp2। वाला सही है। तो सी वाले में क्या बोल रहे हैं कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, वो रेजोनेटिंग वहां हो कहाँ रही है रेजोनेंस ज्यादा, वहां पे रेजोनेंस यहाँ से लेके बस यहीं तक तो होगी। भाई ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही तो होगा। तो उसमें रेजोनेंस आधे में हो रही है, इसमें रेजोनेंस पूरे में हो रही है, तो ये रेजोनेंस इसमें ज्यादा हुई तो इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी ज्यादा हुई ना, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आई। तो डी वाले में देखो, डी वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि डी वाले में जो पहला स्ट्रक्चर मुझे दे रखा है, देखो ध्यान से, डी वाले में पहला दे रखा है पिरामिड, वो पायरोल,
लोन पेयर दे की रखा वजह है। से। देखो तो ये ऐसे दे रखा है, तो एन पे लोन पेयर है और इधर डबल बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर एच, तो ये घूमेगा तो ये रेजोनेंस करेगा। तो लोन पेयर को इधर भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लोन पेयर को इधर भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और इधर भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो पहले वाले रेजोनेंस करेगा क्योंकि घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 4n+2 इज इक्वल टू 6, तो 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1। हकल्स रूल फॉलो करता है। हर कार्बन sp2 है बेटा, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, चौथा sp2, पांचवा sp2। ये नाइट्रोजन को भी तुम sp2 ही बोलोगे क्योंकि सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये लोन पेयर घूमने वाला है, फिक्स्ड नहीं है। तो दैट इज व्हाई यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। और जो चीज ज्यादा एरोमेटिक है वो इसमें रेजोनेंस बहुत है, जो चीज एरोमेटिक है उसमें रेजोनेंस बहुत है, और जिसमें रेजोनेंस बहुत है तो क्लियर कट उसकी रेजोनेटिंग एनर्जी भी ज्यादा है। तो ये डी वाला ऑप्शन मेरे को बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपकी होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर चूजिंग दैट पर्टिकुलर आंसर। इज दैट क्लियर? 8th क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो आई होप दिस फर्स्ट पेज इज क्लियर टू यू, राइट? और क्वेश्चंस करते हैं जरा, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टॉक्स अबाउट which of the following, just a second, okay, so now in this question कहता है which of the following lone pair indicated is involved in resonance। देखो तो A B C D में से now you tell me। तो A ऑप्शन मुझे क्या दे रखा है, ऐसे बना रखा है, यहाँ N है और ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है और ये N है, और मैंने आपको सिंपल सी कंडीशन बताई है कि दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड मिलना चाहिए। दूसरे में देखो ये है, ये है, ये N है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, इस पे लोन पेयर। C वाले में क्या है, इधर है लोन पेयर, और डी वाले में क्या है, डी वाले में स्ट्रक्चर है ये लोन पेयर और ये इधर, ठीक है, और ये एच। तो आपसे पूछ रहे हैं ए बी सी डी में से किस वाले के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, कि कहाँ पे लोन पेयर घूमेगा। तो कंडीशन मैंने आपको सिंपल बताई है कि जिसके दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड मिल जाए, क्योंकि ऐसे आप रट नहीं सकते हो। लॉजिक क्या है कि जिसके दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड मिल जाए, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो नाइट्रोजन से बनने वाले दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड बनने चाहिए, और इधर बन नहीं रहा फर्स्ट में, इधर डबल है इधर सिंगल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला हो सकता है क्योंकि इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है और नाइट्रोजन पे सिंगल बॉन्ड। फिर सी वाले की बात करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, और देखो ये वाला सी का बॉन्ड किधर है, ये सी का बॉन्ड एंड ये ही बन रहा है। देखो इफ यू सी द थर्ड स्ट्रक्चर, वो डबल बॉन्ड यही बन रहा है, तो नाइट्रोजन से इधर सिंगल इधर डबल, नॉट पॉसिबल। तो बी लग रहा है पॉसिबल। और डी में देख लो, इधर सिंगल, लेकिन सिंगल होने के साथ साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होना चाहिए। यहाँ देखो लोन पेयर का सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या है सिंगल सिंगल सिंगल, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, सिंगल सिंगल नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ये इसका आंसर हो गया बी। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? Any doubts till this point? Are you understanding? Yes, ma'am. All right. Okay. So then we see to the next question. So its answer is B here. Then we've got another question. The question says, under suitable conditions, C6H5CH2OH, A, C6H5OH and C6H5COH can act as acids. The increasing order of their acidic strength is, all right. So it says what? It says C6H5, C6H5 is benzene and CH2OH. Second is C6H5OH. Third is C6H5COOH. It says which is the increasing order of acidic character is. तो कंडीशन क्या है कि H प्लस को भगा दो, H प्लस को जब तुम भगा दोगे तो H जाएगा नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो सब पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब जिसका नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि H प्लस तो छोड़ दिया उसने। अब एसिडिक चीज क्या होती है, जो H प्लस को छोड़े रखे। तो अगर उसके H प्लस के जाने के बाद, अब जैसे ये इसका H प्लस है, इसके H प्लस के जाने के बाद अगर ये एनायन स्टेबल नहीं हुआ तो ये क्या करेगा कि भाई वापस आ जाए H प्लस, भाई मैं स्टेबल नहीं हूँ तेरे बगैर, तो फिर वो H प्लस को पकड़ लेगा वापस, तो बीकर में H प्लस फ्री ही नहीं रहेगा ना, तो फिर वो एसिडिक कैरेक्टर कैसे हुआ। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है आपको कि नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल है उतना ज्यादा वो खुद में खुश है, तो H प्लस को जाने देगा। अगर वो खुद में खुश नहीं है, खुद में स्टेबल नहीं है, तो फिर वो H प्लस को वापस बुला लेगा। और कोई चीज अगर H प्लस को वापस बुला लेती है तो बीकर में H प्लस फ्री नहीं है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर फ्री नहीं है। अब देखो जरा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आराम से रेजोनेंस कर रहा है। तो आपको पता है फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पर वो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं।
So definitely carboxylic acid is going to be more acidic. So 3, इसका मतलब C is most acidic. Then 2, which is phenol. And ये वाले में नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं है, यहीं बैठा हुआ है, क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. कॉन्जुगेटेड में क्या होता है? सिंगल डबल या लोन पेयर सिंगल डबल. तो ये क्या आ रहा है? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज सिंगल सिंगल. तो 1 में तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है. तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले ये C is more stable, then B, and then A. So C is more stable, then B, then A. So its answer should be A. You can see the options. Is that clear? So most stable is benzoic acid. Third one is most acidic, then 2, then 1. So C, then B, then A. I hope that is clear. Okay. Next question that we have to see. तो इसका आंसर A हो गया, इसका आंसर B हो गया. कहता है which nitrogen in LSD? LSD is this. Lysergic acid and diethylamide is most basic. अब ये स्ट्रक्चर में आपको बताना है कौन सा नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक है. देखो बेसिक चीज क्या होती है? जो अपना लोन पेयर दे दे. तो जो अपना लोन पेयर दे दे वो होता है जिसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो. तो इफ आई एम ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक दिस. ये बेंजीन, ये रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे, इसके बराबर में ये N है और ये स्ट्रक्चर है ऐसा. यहाँ डबल बॉन्ड है, यू कैन सी दिस. और यहाँ पे बेंजीन है अपने पास ऐसा. ये सिंपल है, ये इधर है, इसका N है इधर, और इस N से यहाँ CH3 जुड़ रहा है, यहाँ पे NH है. NH है क्या? इस पे लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है. व्हाट इट इज इट? ओके, इधर ये व्हाट इज दिस? और फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ N है और यहाँ CH2 है. यहाँ नंबरिंग कर रखा है, डबल नंबर दे रखा है, उस वाले नाइट्रोजन को नंबर 1 दे रखा है. Okay, so this is numbered as number 1. So it says number 1. This nitrogen is number 2. And this nitrogen is number 3. ठीक है. तो कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है? अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस कर सकता है यहाँ पे, देखो, और ये लोन पेयर यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है. तो ये लोन 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 घूमेगा तो H+ जब ढूंढने है इसको आएगा तो H+ को लोन पेयर कहाँ मिलेगा? और जो ये लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस कर सकता है, देखो यहाँ. तो 2 का ऐसा नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर इसके ऊपर बैठा हुआ. तो 2 का नाइट्रोजन मस्ट बी मोस्ट बेसिक बिकॉज उसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है. इसका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड मतलब अपनी पोजीशन पे फिक्स. बेसिक मतलब विच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, विच कैन डोनेट. क्यों नहीं करेगा डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन? कोई H+ आगे बैठा है, अब H+ आ रहा है यहाँ से, अब वो सोच रहा है मैं किधर जाऊं, इस नाइट्रोजन पे जाऊं, 1 पे. रेजोनेंस करेगा तो कभी नाइट्रोजन पे कभी कहीं कभी कहीं, तो नाइट्रोजन पे तो मिलेगा ही नहीं ना. लेकिन अगर मैं बोलूं सेकंड वाले का लोन पेयर अपनी जगह पे फिक्स्ड है. यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाई. सो इट्स आंसर शुड बी सेकंड वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन अपनी जगह फिक्स्ड है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा. और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कहते हैं द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज. अब यू हैव टू डिसाइड अमंग द फॉलोइंग दैट व्हिच इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो जहां पे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज्यादा हो, that is most stable. I think that should be most stable. और जहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं हो तो D तो नहीं होगा, क्योंकि D में चार्ज सेपरेशन आ रही है और A B C में चार्ज सेपरेशन नहीं आ रही है. और ऐसे में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं, बिकॉज हमें चाहिए कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नहीं हो. तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए आपका A, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15. तो बॉन्ड सब में सेम है. इफ यू काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड, जैसे देख लो ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है हमको. C पे H है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ C पे फिर से एक H का बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड C पे फिर H है, फिर O है, फिर C है, फिर H3 है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स हियर इज 15 बॉन्ड्स है. काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना. तो नंबर ऑफ बॉन्ड सब में सेम है. तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड सब में सेम है तो मुझे क्या देखना है? और चार्ज सेपरेशन नहीं है, लेकिन D वाले में चार्ज सेपरेशन है. तो चार्ज सेपरेशन जिसमें हो जाती है, पहली बात तो उसी को हटा ही दो, क्योंकि चार्ज सेपरेशन होनी अच्छी बात नहीं है. चार्ज सेपरेशन होने से मॉलिक्यूल में एक अननेसेसरी का स्ट्रेस क्रिएट होता है. तो D तो नहीं है, मोस्ट स्टेबल तो नहीं है. अब A B C में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, आप देख सकते हो सब पे सेम चार्जेस है. तो देन व्हाट डू वी सी? वी सी नहीं, उसपे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है ना. हाँ, C पे. तो हमें C में ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ रहा है.
बी में नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ रहा है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन ए वाले में सी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसलिए ए वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आराम से हमारा आ सकता है। इज दैट क्लियर? Then we move on to which question? Then we move on to the 13th question. कहता है which of the following does not represent the resonating structure of the following? कि कौन सा इसका resonating structure नहीं है, बताओ कौन सा इसका resonating structure नहीं है। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। अगर इसका बॉन्ड खुलता है यहाँ पे तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बन सकते हैं, ये ऐसे है। तो अगर इसका बॉन्ड खुलता है यहाँ पे तो एक का बॉन्ड खुलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो ये बनना चाहिए मेरे पास ऐसे ऐसे, यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया मेरे पास ये और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले के अंदर पॉजिटिव चार्ज घूमेगा और इस वाले के अंदर नेगेटिव चार्ज घूमेगा, तो इसका रेजोनेटिंग डायग्राम बनेगा यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड सी और ये बेंजीन का ही पार्ट है, तो ये इधर यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये कुछ इनमें से कुछ है क्या, देख लो जरा। तो ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, दो अलग अलग चार्ज है। डी है, डी क्योंकि डी एक में ही नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रहा है, वो पॉसिबल नहीं। तो ये हाँ डी इसका आंसर है, क्योंकि डी इज नॉट गोइंग टू बी द पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसा हो सकता है कि एक पे पॉजिटिव तो एक पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव, तो डी है इसका आंसर। ठीक है ना, नहीं इसमें बी दिखा रखा है आंसर बी दिखा रखा है। क्या से बी दिखा रखा है? बी इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। कैसे भाई? वैसे मुझे पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, मेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने मैक्सिमम ब्राइटनेस करी है पर मुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर क्या दे रखा है। मुझे चार्जेस भी क्लियर नहीं दिख रहे। पता है क्या करा करना, जस्ट क्लिक हाफ ऑफ द पिक्चर वंस, तो वो एक बार में करेक्ट आती है, बट इसमें चार्ज मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है। मुझे इसकी फोटो खींच के भेजना है एक बार करेक्टली क्या है ये। ठीक है, जस्ट अभी भेज दे या फिर थोड़ी देर में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, अभी 14th क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं 14th क्वेश्चन हमें? 14th क्वेश्चन हमें कहता है द स्टेबिलिटी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अब मुझे चार्ट पता, मैं लिखती हूँ उसके अंदर CH2 सिंगल बॉन्ड C, मुझे इतना दिख रहा है जो मैं बना रही हूँ। मैम इस 13 में कोई चार्ज नहीं शो कर रखा है, तो ये रीजन तो नहीं हो सकता। बी वाले में कोई चार्ज नहीं है, ये डॉट्स क्या है? तो डॉट्स पता नहीं क्या है मेरे को। अच्छा, ये फ्री रेडिकल दिखा रखा है इन्होंने। रेडिकल ठीक है, दिखा ठीक रखा है। है। हाँ, तो फिर नहीं है, फिर नहीं है ये। लेकिन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में कैसे करेगा? नहीं, ठीक है, डी हो सकता है, डी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। डी हो सकता है कि अगर ये यहाँ खुल गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये इधर आ गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो डी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, क्योंकि देखो कभी भी ना फ्री रेडिकल्स नहीं आते हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना किसी चीज के, उसमें कभी भी आप फ्री रेडिकल्स नहीं बनाओ, अनलेस एंड अनटिल वो मॉलिक्यूल में ही फ्री रेडिकल ना हो तब तक। अगर उस मॉलिक्यूल में भाई फ्री रेडिकल दिख रहा है कि भाई ये फ्री रेडिकल है, तो फिर फ्री रेडिकल दिखेगा। लेकिन अगर उसमें फ्री रेडिकल नहीं है तो न्यूट्रल चीज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी फ्री रेडिकल नहीं आता, तो इसलिए बी है इसका। ठीक है, तो दीज डॉट्स आर शोइंग द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ओके। 14 वाले में मेरे को बताओ, ये पहले वाले सी पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, सेकंड स्ट्रक्चर बना रखा है CH2 डबल बॉन्ड C O पे नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है ना, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ दे रखा है CH। थर्ड वाले में मुझे क्या दे रखा है? CH3 बी पे नेगेटिव है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH पे नेगेटिव चार्ज है और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अच्छा, और फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मेरे को दे रखा है CH3 CO पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH, CO पे डबल बॉन्ड O और CH। तो वी गॉट 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाना है। सबसे पहला रूल, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बनेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे स्टेबलाइज हो सकता है? बस यहीं से यहाँ तक ही जा सकता है। तो इसका अगर यहाँ से यहाँ तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। ये वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ रेजोनेट हो सकता है? ये सिर्फ यहीं से यहाँ रेजोनेट हो सकता है, लेकिन 1 और 2 में 2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन। थर्ड वाले में नेगेटिव चार्ज यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है ना। तो थर्ड वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, और फोर्थ वाले की बात करूँ तो O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ
All right. So what should be most stable? The correct order of stability of resonating diagrams. तो इनमें से stability correct order क्या होनी चाहिए? तो 2 and 3 ज्यादा stable लग रहे हैं मुझे, और ज्यादा stable इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मुझे ये मिल रहा है। तो 3 ज्यादा stable, फिर उसमें थर्ड को बोल रहा है, 3 के बाद 1 को बोल रहा है, फिर 2 को बोल रहा है, और फिर फोर्थ को बोल रहा है। नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर देखो इसमें सी पे नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इस पे ओपन नेगेटिव, इस पे ओपन नेगेटिव, तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा किसमें है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बॉन्ड्स है। तो 15 बॉन्ड्स है, तो हाउ डू यू डिसाइड? तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो कहाँ आएगी? मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए भाई, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, तो इसके रेजोनेटिंग डायग्राम ज्यादा बनने चाहिए स्टेबल। सी सी आंसर। अच्छा, सी के बेसिस पे बोल रहे हैं नेगेटिव चार्ज, मतलब ये फिर इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे नहीं है, ये इन्हीं की स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो इन्हीं की स्टेबिलिटी पे कैसे आ रहा है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना? 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ओके, देखो सेकंड वाले में 14 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, काउंट कर लेना, और थर्ड वाले में देयर आर 15 कोवेलेंट बॉन्ड्स, और दोनों में ही नेगेटिव चार्ज ओ पे है। तो नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो बट कोवेलेंट बॉन्ड्स भी जिसमें ज्यादा है वो स्टेबल होता है, तो इसलिए 4 ज्यादा स्टेबल है 2 से, तो 4 इज मोर स्टेबल देन 2। फिर दोनों में देखो फर्स्ट और थर्ड में कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन है नेगेटिव पे, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा किसमें? 2 3, क्योंकि ये 2 H है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि ये 3 H जुड़ रहे हैं इस कार्बन से। और इसकी बात करेंगे थर्ड वाले की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ कितने बॉन्ड्स निकाले थे मैंने पहले वाले में? 15, और 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बॉन्ड्स है। अच्छा, तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस पे। फर्स्ट वाले में 14 काउंट किए थे। 14 काउंट करते, 14 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ रहे हैं ना इसमें तो फर्स्ट वाले में। और थर्ड वाले में क्या आ रहा है मेरे पास? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 इसमें आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जिसके रेजोनेटिंग सबसे ज्यादा बनेंगे। वैसे तो मेरे को पता है कि थर्ड स्ट्रक्चर स्टेबल है, बट रूल्स के हिसाब से मैं कैसे बताऊं इसको? देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज इस पे जब होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। उसका रीजन ये है कि वो ज्यादा कॉन्जुगेशन मिल रही है उसको, और इसको सिर्फ कम कॉन्जुगेशन मिल रही है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ये इसको घूमने के लिए 2 एटम मिलेंगे, और यहाँ इसको घूमने के लिए 1 ही एटम मिलेगा, इसलिए हमारा थर्ड वाले जो है वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब थर्ड वाले में बीच वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना इज मच स्टेबल, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज हो सकता है। मैम फोर्थ वाला स्टेबल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन ज्यादा नहीं करेगा। वो भी है कि नेगेटिव ये, तो फिर यहाँ, फिर ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ, तो ये यहाँ, और वो वहां सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन और इसमें तो सी ये रेजोनेंस करेगा तो वो इधर पहुंचेगा। वो भी सही बात है, ये कॉन्जुगेशन भी लंबी है ना। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी इसके ज्यादा है, ओ पे नेगेटिव चार्ज है दोनों पे, तो सारे फैक्टर्स हैं। तो ठीक है, उस हिसाब से इसका आंसर सी रह जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ विद ऑल द कंडीशंस के भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा रेजोनेट कर रहा है। मतलब हमको हर चीज देखनी है कि रेजोनेंस जहां से चालू होकर लंबे रिश्ते जाए, तो वो भी देखना है। समझ नहीं बात? तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि कौन सबसे कम रिएक्ट करेगा। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, ये अरेंज करना है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन ढूंढते हुए कोई आ रहा है अगर, तो किस पे अटैक जल्दी करेगा। बेंजीन पे एक बार OH लगा दिया इसने, फिर बेंजीन पे इसने एक बार OCH लगा दिया, फिर बेंजीन पे इसने एक बार CH लगा दिया, फिर बेंजीन पे इसने एक बार क्लोरीन लगा दिया,
और फिर बेंजीन पे इसने को बेंजीन सिंपल लिखा। अब देखो बेंजीन पे तो सिंपल बेंजीन की डेंसिटी है, लेकिन जो OCH3 ग्रुप है और जो OH ग्रुप है, लोन पेयर इनके पास। और हाँ, और जो मिथाइल ग्रुप है वो कैसे देता है, मिथाइल ग्रुप देता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्योंकि CH3 है ना, तो बॉन्ड खोलेगा तो प्लस चार्ज बनेगा, और जैसे ही प्लस चार्ज के बराबर में sp3 कार्बन आता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन देगा। और क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है, और ये देगा भी। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से होना चाहिए फिनॉल फर्स्ट, फिर रिएक्टिव होना चाहिए मेरे पास। सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। नहीं, ये एक्सेप्शन केस होती है, ये एक्सेप्शन केस होती है इसके अंदर, कि दिखने में ऐसा लगता है कि मिथाइल ज्यादा डोनेट करेगा, बट एक्चुअली मिथाइल कर नहीं पाता डोनेट। इसका रीजन होता है फिनॉल वाला ज्यादा करेगा, और ये CH3 करेगा, और ये क्लोरो है, और ये बेंजीन है। तो ये 1 स्ट्रक्चर है, नहीं स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है, ये स्ट्रक्चर 4 है, ये स्ट्रक्चर 5 है। तो 5 तो सबसे एंड में आने वाला है। इसके ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास, ये देख लेते थोड़ा सा, तो एक आइडिया लग जाएगा मतलब कि ऑप्शंस में क्या क्या रखा है उसमें। तो 5th सबसे एंड में है, तो इसका आंसर या तो C होगा या D होगा, क्योंकि 5th ये है। अब सबसे ज्यादा होगा फिनॉल, तो 1 भी है, तो दोनों में 1 भी है। अब 1 के बाद आ गया, इसमें एक में 2 दे रखा है, एक में 3 दे रखा है, तो 2 3 में 3 पहले आएगा, क्योंकि 3 फुल्ली देगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो इसका आंसर D है क्या? बी, इसमें सीरीज जैसे ये है वैसे ही देंगे। क्या सीरीज दे रखी है? वही फिनोल, फिर ये OCH3, फिर टोलुइन, फिर क्लोरोबेंजीन, फिर बेंजीन। B दे रखा है इसका आंसर। तो 4th को इसने बिल्कुल एंड डाल दिया, तो ये Cl को ना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मान रहा है। तो इसीलिए। फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा। फिर फर्स्ट के बाद इसने सेकंड लगा दिया, OCH3 लगा दिया, ठीक है। फिर थर्ड पे इसने ये लगा दिया हाइपर कॉन्जुगेशन से देने वाला, ठीक बात है। फिर 5th लगा दिया बेंजीन, अच्छा, और फिर 4th लगा दिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, समझ में आ गई बात ये चीज। ठीक है, तो रीजन ठीक है, बट ऑनेस्टली पहले वैसे लोन पेयर वाले। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ इसमें क्या है, रीजन तो मैं बता देती हूँ। देखो क्या था अपने पास, फिनॉल है ना, ये हमेशा याद रखो कि फिनॉल और OCH3 में कंपैरिजन ये होता है, और यहाँ पे अपने पास आ जाता है OCH3। तो OCH3 देखा जाए ना, तो वैसे रियल लाइफ में अगर देखो तो मिथाइल से भी कम होता है, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये रेजोनेंस से दे रहा है ना, तो रेजोनेंस वाले को उसने स्टेबिलिटी दे दी पहले, तो इसलिए इसने क्या रखा, फिनॉल के बाद OCH3 रख दिया, और फिर रख दिया इसने हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि CH3 जो डोनेट करता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करता है। तो ये ऑर्डर ठीक है। फिर जो बेंजीन रखा, और जो इसने ये रखा क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में ये क्लोरीन के पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल के चलते ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे भी सकता है और मांग भी सकता है, पर वेकेंट डी ऑर्बिटल के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, और वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये ज्यादातर मांग लेता है। तो इसलिए इसने ये ऑर्डर रखा है कि भाई क्लोरोबेंजीन को सबसे 5th नंबर पे रख दिया इसने, लास्ट नंबर पे रख दिया, ठीक है, दैट इज फाइन। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, मतलब ये समझने वाली बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, लेकिन हम लॉजिक वाइज हम क्या लगाते हैं, हम ये लगाते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन का कंपाउंड कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, जैसे मैंने नाइट्रेशन करा दी मान लिया, तो उस हिसाब से मैं इसको बोलती हूँ कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर उसके हिसाब से नेगेटिव चार्ज मेरा ऑर्थो और पैरा पे आता है, तो फिर मैं NO2 यहाँ जोड़ देती हूँ। तो अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होना चाहिए, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो ये -I इफेक्ट इसका डोमिनेट हो जाता है, क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इट्स फाइन, ठीक है, ओके। तो बी हो गया इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, इनमें से कौन फिनॉल से कम एसिडिक है, फिनॉल ये है, और ये बेंजीन है, बेंजीन ये OH है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, और ये है अपने पास यहाँ NO2 है फिनॉल से, तो ये तो डेफिनेटली ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से। और फिनॉल ये सॉरी, पहले वाला CH3OH दे रखा है, इसका ए ही आना चाहिए। और वाटर है। लेस एसिडिक देन फिनॉल पे तो ये भी है H2O, और ये 3 आंसर दे रखे। BD ABD। तो ए। फिनॉल तो एक तो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक होने के साथ साथ क्या है, तो एरोमेटिक तो होता ही एसिडिक है ज्यादा। वो H2 तो H+ जल्दी रिलीज कर देगा। नहीं, H2O मेरे प्रोटॉन ख्याल से लेस एसिडिक होता है, क्यों? फिनॉल से तो लेस एसिडिक होता है। फिनॉल में क्या होता है ना, फिनॉल में जैसे ही OH है,
अगर H प्लस निकला तो O नेगेटिव बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन वाटर का अगर H2O निकला तो OH नेगेटिव बनेगा, वो कहाँ रेजोनेंस कर रहा है, वो तो बैठा हुआ है अपनी जगह। तो वाटर इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, सिंपल सी बात है। तो और ये एरोमेटिक नहीं है, ये तो एलिफैटिक है, तो इसका भी O नेगेटिव यहाँ बैठा है, ऊपर से O CH3 ग्रुप दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन। वही तो, NO2 ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो मैंने आंसर बोला ABD। तो ABD तीनों मेरे ऐसे हैं जो लेस एसिडिक है, क्योंकि NO2 ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ही, वो तो है ही बात है, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है उल्टा, कि जैसे ये O का नेगेटिव चार्ज और यहाँ NO2 बैठा हुआ है, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज ये इधर आया तो ये इधर आया, फिर नेगेटिव चार्ज इधर आया तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जैसे आएगा उसको और अपनी तरफ खींच लेगा ये तो इसलिए NO2 ग्रुप तो जो स्टेबिलिटी है, जो एसिडिक कैरेक्टर वो बढ़ाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया A, B और D। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है मेरे को, देखो जरा, कहता है which of the following is or are acceptable resonating structures of buta 1 2 3 diene triene, buta 1 2 3 triene, मतलब ऐसा। अच्छा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल कौन सा है? एक्सेप्टेबल क्या क्या हो सकता है कि ये इधर आ गया तो ये इधर आ गया, तो ये बन सकता है C नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव, ये बन रहा है क्या स्ट्रक्चर कोई? तो एक तो एक्सेप्टेबल ये है, और एक और एक्सेप्टेबल क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज तो कहीं से नहीं आने वाला है, जो उसने बना दिया, तो फर्स्ट तो एक्सेप्टेबल है, फर्स्ट आई थिंक इज एक्सेप्टेबल। सेकंड भी ऑप्शन है, सेकंड तो है ही, क्योंकि वो तो है ही कंपाउंड ही है, तो न्यूट्रल एक्सेप्टेबल है। सी में क्या दे रखा है? CH2 पॉजिटिव, C सी, डबल ये देखो ये ऐसे दे रखा है इसमें, ये ऐसे है ना, तो इसने क्या किया है, नहीं, ये फर्स्ट सी पॉजिटिव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और डी वाला कैसे पॉसिबल है? डी वाला भी पॉसिबल है, डी वाला बताती हूँ कैसे पॉसिबल है। देखो डी वाला पॉसिबल ऐसे है कि C डबल बॉन्ड C मेरे ख्याल से डबल होना चाहिए, क्योंकि देखो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, तो एक क्रॉस इधर से आ जाएगा एक इधर से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा और ये लिस्ट पे आ जाएगा फ्री रेडिकल C ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल। तो मेरे ख्याल से ए बी डी इसका आंसर है, C नहीं है। नहीं, C है इसका, ABC। ये भी C है, ठीक है सर आपका इसका आंसर। C कैसे आ रहा है, हम सरप्राइज्ड, क्योंकि ये कंपाउंड है, तो जब ये कंपाउंड है अपने पास, क्योंकि तो अगर ये बॉन्ड यहां से टूटा भी, C कैसे आ सकता है? इज और आर एक्सेप्टेबल, 1 है B भी है, D नहीं है यार, सॉरी C है, C नहीं है, D होना चाहिए। D इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि फ्री रेडिकल नहीं बनते कभी। फ्री रेडिकल तभी बनेगा जब होना चाहिए उसमें फ्री रेडिकल, तो D उस हिसाब से नहीं है, A है और B है, बट C क्यों है? अगर ये यहाँ वापस आता है, और ये CH2 प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है? प्लस, और ये लोन पेयर है इधर, लोन पेयर विद नेगेटिव साइन। लोन पेयर विद नेगेटिव साइन, कहाँ नेगेटिव दिख रहा है मुझे, इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा। थर्ड वाले पे नेगेटिव है, लोन कहाँ पेयर। नेगेटिव है? अच्छा यहाँ नेगेटिव है, ये लास्ट वाले लोन पेयर के ऊपर। ये नेगेटिव है, अच्छा नेगेटिव भी है और लोन पेयर भी है, which is same thing। भाई मेरे हिसाब से तो A और B ही होना चाहिए इसका आंसर, C तो किसी भी हाल में नहीं दिखता। मैं एक बार देख के जरूर बताऊंगी कि ब्यूटा 1 2 3 ट्राइन का क्या आंसर है, ठीक है, तो आई जस्ट लेट यू नो ऑन दैट, बट ये इसका है। बट एनीवे 18th का देखते हैं जरा, 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कह रहा है which of the following are correctly ordered for resonance stability, कौन से करेक्टली ऑर्डर्ड है? ये क्वेश्चन तो अभी हम करके आए थे, तो
ये गलत है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। अच्छा ये करेक्ट है, ऑर्डर तो सही है कि पहले वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सी पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ओ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, करेक्ट है। और इसमें क्या है, ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं और इसमें दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, तो डी भी करेक्ट है। 1 2 3 और इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पे लोन पे एन पे आ रहा है, लोन पे एन पे आ रहा है, ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ओ पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो 3 की स्टेबिलिटी कम है। सेकंड की स्टेबिलिटी में क्या कर रहा है, सेकंड में सब कुछ न्यूट्रल है। हाँ तो ये भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, तो ए सी डी और डी ये देख लेते हैं। सी ये गलत है, सी गलत है, तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना ऑक्सीजन के ऊपर। तो तभी तो मैंने बोला 1 स्टेबल ज्यादा है सेकंड से। मैं सी की बात कर रही, सी गलत है। हाँ मैं भी सी मॉलिक्यूल की बात करी ना, हाँ सी हाँ। ऑप्शन की बात करी ना, हाँ तो सी सही है मेरे हिसाब से। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली ऑर्डर्ड फॉर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, तो ऑर्डर बताना है ना मतलब हमको। हाँ, वन वन स्टेबल है। 1 स्टेबल है तो 1 स्टेबल है, 2 से करेक्ट है तो। और हम्म, ए सी डी तो है ही, बी चेक कर लेते हैं भाई। बी में अपने पास एन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बट ऑक्टेट कंप्लीट है, सी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ओ का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड वाले में एन का ऑक्टेट कंप्लीट है और सी पे पॉजिटिव आ रहा है, सी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और थर्ड वाले में सी का ऑक्टेट कंप्लीट है, ओ का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट थर्ड स्टेबल होना चाहिए, तो ये ए सी डी है इसका आंसर। हाँ वही नहीं, ए बी डी। ए बी डी, बी करेक्ट है इसका। बी में क्या बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और 3, तो अच्छा बट सी करेक्ट है यार। सी में क्या गड़बड़ी आ रही है, सी एच थ्री सी पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, तो ये लोन पेयर है ना बराबर में इसके, तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड ओ पे आता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। नहीं बना सकता है, उसके ऑक्सीजन तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज भी तो ले रहा है वो अपने ऊपर। अच्छा ठीक है, हाँ तो सी गलत दे रखा है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, मैं बताती हूँ क्यों। ओके, जैसे हम फिनॉल का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, हम्म, फिनॉल का कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं, ओ इधर भी बॉन्ड बनाता है इधर भी बनाता है, पर जब लोन पेयर देता है तो इधर देता है तो ओ पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर में क्या है कि ओ एच बन गया और ओ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड हट जाता है यहाँ पे, तो ओ इज स्टिल मेकिंग 3 बॉन्ड्स हियर। सिमिलरली ऑन द सेम नोट, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं और ओ का ऑक्टेट कंप्लीट है, और 3 4 और 6 और 2 और 3 और 3 6, 3 4 और 3 7, देखो 3 बॉन्ड्स यहाँ, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो ये ऑर्डर गलत है अपने पास, तो ए सही है डी सही है, बी क्यों करेक्ट है, सी तो गलत हो गया, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी में ऑर्डर क्या सही है, ये 1 करेक्ट है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 1 एंड 3 में बॉन्ड ज्यादा है, तो जिसके बॉन्ड ज्यादा, बॉन्ड्स मोर स्टेबिलिटी मोर, तो 1 एंड 3 में चेक कर लेते हैं, 2 में बॉन्ड्स कम है तो 2 सबसे कम हो गया। अब 1 एंड 3 में चेक कर ले को बोल रहा है, तो 1 एंड 3 में जब भी चेक करेगा तो 1 में क्या है, NH2 सी डबल बॉन्ड O, और इसमें सी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है ना, इसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो 1 3 एंड देन 2, ठीक है। ठीक है, ये सी भी सही है बेटा, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले में हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और थर्ड वाले में क्या हो रहा है, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाइट्रोजन कैन स्टिल होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज बट ऑक्सीजन थर्ड कांट। वाले में ऑक्टेट कंप्लीट कार्बन का। थर्ड वाले में कहाँ है, ये है ना NH2 सी ट्रिपल थर्ड बॉन्ड O, सी में फर्स्ट वाला कार्बन स्टेबल बता रखा है पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वो तो इसलिए बता रखा है क्योंकि सी पे पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं। मुझे एक लॉजिक बता, तेरा आंसर क्या आ रहा है इसका, ये बता तू पहले। मुझे मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे समझ से बाहर हो रहा है। बुकलेट में आंसर क्या आ रहा है, ACD आ रहा है। बुकलेट में आंसर आ रहा है ABD। हाँ ABD ना, तो सी गलत है ना, तो वही तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड O, देखो सी पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल इसलिए क्योंकि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बट यहाँ सी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसके दूसरे स्ट्रक्चर में तुमको दे रखा है कि O पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे में 1 2 3 और 4, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ क्योंकि ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, तो ऑक्टेट पूरा होना और नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे ऑक्टेट इसका पूरा है तो उस हिसाब से सेकंड स्टेबल होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हमेशा लुक फॉर नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड ऑक्टेट स्टेबिलिटी,
अब यहाँ पे देखो 1 एंड 3 के नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, 6 बॉन्ड्स है, तो 1 एंड 3 में स्टेबिलिटी और 2 में 5 बॉन्ड्स है, तो 2 को तो एंड में डाल दिया, क्योंकि जिसके बॉन्ड्स कम उसकी स्टेबिलिटी कम। अब देख लो 2 3 4, अब बॉन्ड्स की बात करते हैं। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एन पे, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ओ प्लस पे, तो ओ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर सकता है कि एन? ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन से ज्यादा है, तो देखा जाए तो एन होल्ड कर लेगा ना ज्यादा, इसीलिए ये ऑर्डर क्या दे रहा है, इसीलिए ऑर्डर दे रहा है फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, फिर थर्ड और फिर सेकंड। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट। समझ नहीं बात? और नेक्स्ट देखते हैं। 19 की बात कर रहे हैं, कहते हैं विच आर द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर एक्सेप्टेबल, इज और आर एक्सेप्टेबल। तो ये लोन पे इधर जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड C O पे लोन पे, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, और यहाँ वाले कार्बन पे आ गया N पे, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, और इस N पे है लोन पे। तो अब होगा क्या कि ये इधर आएगा, तो ये बॉन्ड हमारे पास चला जाएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो सेकेंड वाला एक्सेप्टेबल है। और क्या हो सकता है, ये वापस रहेगा, तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ खोलेगा तो O भी आ सकता है, O पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और क्या हो सकता है, C पे नेगेटिव चार्ज, O पे लोन पे CH2 CH3, N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक मिनट दिमाग लगा लेना। और CH3 C पे कैसा, ये कैसा चार्ज है, सी पे नेगेटिव है। ये नेगेटिव है। और O पे कैसा है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में ओ पे कोई चार्ज नहीं है। डी के यहाँ पे लोन पे है, ओ पे नेगेटिव। O पे नेगेटिव है ना यहाँ पे। मैम ये भी कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, कहाँ पे, इट्स डी वाले तो में डी और तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 है ना, तो ये तो होगा नहीं। ए में भी, ए में भी। तो ए भी नहीं होगा, I'm so sorry, ए में भी कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, तो ए भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचा क्या, बी और बी, सी, बी और सी बच गया। दोनों ही होंगे। तो क्या आंसर है इसका, बी और सी। 19 में ए और बी दे रखा है, देखो। ए और बी एक्सेप्टेबल, ए कैसे हो सकता है भैया, ए तो है ही नहीं और बी है, बी है, बी तो ठीक है, बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड इधर खुलता है तो वो लोन पे इधर आ जाता है, विच इज फाइन, बी इज फाइन एंड सी शुड आल्सो बी फाइन यार, सी शुड आल्सो फाइन। तो मेरे हिसाब से बी एंड सी इज द आंसर। कार्बन 5 बॉन्ड बनाए। कार्बन 5 बना ही नहीं सकता, तो हाउ इज इट पॉसिबल। पता है मैं यही बता रही ना, संगेज में बहुत गलतियां हैं, बहुत गलतियां, मैं मतलब पढ़ पढ़ के मैं दिमाग सड़ जाता है मेरा। ठीक है, चलो तो 19 का आंसर बी और सी है, बी एंड सी आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर डी में कार्बन इज फॉर्मिंग 5 बॉन्ड्स और कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, तो करेक्ट होने चाहिए वो स्ट्रक्चर्स, गलत नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके अंदर, ओके ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज किसमें पॉसिबल है, यहाँ ओ पे नेगेटिव चार्ज है, एन पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ लगा हुआ है CH3 CH3 CH3, तो फर्स्ट पार्ट है। और बी वाले स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, ये ओ पे P और यहाँ CH3 और यहाँ CH3, तो ओ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ ओ पे नेगेटिव होना चाहिए वैसे, यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, ओ पे P प्लस और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ CH3, और ओ पे यहाँ 2 CH3 और ओ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, तो ठीक है। तो डी में हो सकता है डी लोकलाइजेशन, क्योंकि बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बी पे से 2 ही CH3 जुड़ रहे हैं, और यहाँ ओ नेगेटिव है, और यहाँ पी पे क्या है, 3 CH3 है, और पी पे पॉजिटिव चार्ज भी और ओ पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो पी के पास तो वैसे भी वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ये ले सकता है ना, पी के पास, तो ये ऐसे बन जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ CH3 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 विच इज पॉसिबल क्वाइट एनफ, बिकॉज पी हैज गॉट वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो सी में हो सकता है डी लोकलाइजेशन, और बी में भी हो सकता है डी लोकलाइजेशन, और डी में भी हो सकता है, और एन में नहीं हो सकता, तो ए में नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर है बी डी और सी, इट्स आंसर शुड बी बी डी और सी। यस मैम। राइट, 21st की बात करते हैं। 21st में क्या बोल रहा है, किस में रेजोनेंस पॉसिबल है,
तो बी में है क्योंकि ये रेजोनेटिंग डायग्राम बना सकता है। सी में तो बिल्कुल है क्योंकि फ्री रेडिकल है, वो घूम सकता है। सी में भी है और ए में भी है। रेडिकल तो करेगा ही नहीं ना। नहीं, रेडिकल अगर स्टार्टिंग में ही वो रेडिकल है तो कर सकता है। अगर उस मॉलिक्यूल में ही रेडिकल है तो उसके जो रेजोनेटिंग डायग्राम बनेंगे वो भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही बनेंगे। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग में ही रेजोनेंस का, स्टार्टिंग में ही फ्री रेडिकल नहीं है, तो फिर वो नहीं बनाता है। फिर वो ऐसा नहीं बना सकता कि जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा कोई मॉलिक्यूल और यहाँ बेंजीन ग्रुप है, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं ऐसा कुछ करके, एक इसको दे दूं एक इधर दे दूं। नहीं, वो कार्बोकेटायन है तो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी कार्बोकेटायन ही घूमेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर में फ्री रेडिकल तुम घुमा दो। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बी, डी, सी। इसमें ओनली CD दे रखा है। अच्छा, क्यों सी डी दे रखा है? रेजोनेंस पॉसिबल, चलो बी, सी और डी में तो बहुत क्लियरली दिख रही है। बी में क्या दिक्कत आ रही है? CH3, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। और सी पे कोई चार्ज है क्या इस वाली सी पे? नेगेटिव। अच्छा, और कुछ? और ये क्या चार्ज है? पॉजिटिव। ये तो दिख रहा है मेरे को, CH2 डबल बॉन्ड NH, टू पॉजिटिव। तो ऐसे में क्या सिनेरियो रहेगा? ये डबल बॉन्ड साथ में आ जाते हैं तो यहाँ रेजोनेंस कैसे हो सकता है? नहीं होता है, रेजोनेंस तो होता है, बट ये कैसे होता है मैं बताती हूँ। इसके बाद एक और होना चाहिए था, फिर हो सकता था रेजोनेंस। इसके बाद एक नहीं है ना, तो दो डबल बॉन्ड्स नहीं कर सकते। बी तो नहीं करेगा। मैं बताती हूँ बी का क्या रीजन है। CH3, CH, C, CH2, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना अपने पास। अब देखो, इसका जो डबल बॉन्ड था ना, ये वाला डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, तो डबल बॉन्ड 1 मान लो ऊपर नीचे है, तो डबल बॉन्ड 2 जो है वो ऐसे आगे पीछे। जब भी दो डबल बॉन्ड्स आसपास बनते हैं ना, तो वो अलग अलग प्लेन में बनते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो उस सिचुएशन से क्या होता है कि पहला डबल बॉन्ड एंड डबल, ये पैरेलल ही नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड वाले में तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट CH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव? तो ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव और सिंगल इसमें बॉन्ड। नहीं होगा मैम, इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट नहीं है ना, पॉजिटिव और डबल बॉन्ड। यहाँ बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था। हाँ, करेक्ट। तो सी और डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना, लॉजिक समझ में आ गया ना क्या था बी का? हाँ, बी इज फाइन। चलो ठीक है, तो सी हो गया और डी हो गया। अब देख लो आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 पहले देखते हैं। कहता है which of the following compounds are more reactive than benzene towards electrophilic substitution? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से ज्यादा? तो बेंजीन से ज्यादा फिनॉल है, ये क्लोरीन। है ना। क्लोरो वाला नहीं है, क्लोरो वाला को हमने बेंजीन से पीछे रखा था, ध्यान कर। NH2 एनिलीन भी है क्योंकि NH2 लोन पेयर दे देगा। नाइट्रो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जिसका आंसर है फिनॉल, एनिलीन और मिथाइल बेंजीन। तीन है इसके आंसर। वो अपना पहला एक क्वेश्चन क्या था ना, जिसमें हमने बेंजीन से को आगे रखा था और क्लोरोबेंजीन को पीछे रखा था। इसमें लोन पेयर OH दे देगा, एनिलीन दे देगा। हाँ, लोन पेयर एनिलीन दे देगा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और थर्ड। CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से दे देगा, हाँ हाँ ठीक है। है ना। हम्म। तो 25 का आंसर हो गया 3। ओके, अब हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन दिस फ्यूरान? फ्यूरान के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं भाई। तो ये लोन पेयर है और दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर सिंगल इधर तो घूमेगा, ये इधर आएगा। तो हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तब तक घुमाना है हमको। तो ये बन गया मेरे पास ऐसे, ये ऐसे, यहाँ और ओ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब ये बॉन्ड इधर आ गया, घूमेगा कैसे? फ्यूरान का लोन पेयर शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। देखते हैं जरा, ये लोन पेयर है और ये इधर है, तो ये इधर आएगा, तो ये अपने पास ऐसे बनेगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया और ये लोन पेयर। ठीक है, तो अब क्या होगा?
फ्यूरान होता तो एरोमेटिक है, रेजोनेंस तो होना चाहिए इसका। But I don't think this is furan here. Furan I think is this. इसका आंसर क्या है, 0 5 या 5? 5 मैम। नहीं 5 तो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि 5 तो इसलिए क्योंकि इसमें जितने कार्बन होते हैं उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पहली बात तो ये। तो लॉजिक तो यही होता है कि जैसे अगर बेंजीन है मेरे पास, तो बेंजीन में मेरे पास 1 2 3 4 5, तो इसके भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जितने कार्बन उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फंडा बेसिकली ये कहता है। लेकिन बट दिस इज नॉट फ्यूरान, व्हाट इज हैपनिंग? इसका बनाऊंगी कैसे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? ये लोन पेयर है इस पे, तो और ये डबल बॉन्ड है, तो जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इस पे क्या सिनेरियो बैठने वाला है, इस पे बैठेगा ऐसे। हाँ ठीक है, अब बन गया ना ये। तो ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ लोन पेयर आ गया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पे क्या बनेगा, यहाँ ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आ गया, ये आ गया इधर, पर फिर 2 डबल बॉन्ड साथ में आ जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाने सीख लेंगे, लेकिन फ्यूरान की याद रखिए, जैसे पायरोल हो गया, पिरिडीन हो गया, ठीक है, पायरोल हो गया, पिरिडीन हो गया, और बेंजीन हो गया, और ये एंथ्रासीन हो गया, है ना, ये सारे के सारे हमारे ना एरोमेटिक होते हैं। और जो एरोमेटिक होते हैं उनकी कंडीशन ये होती है कि उसमें जितने कार्बन या जितने एटम्स होते हैं ना, उतने उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फ्यूरान इज एरोमेटिक, तो 1 2 3 4 5, तो जितने इसमें एटम्स है उतने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। लॉजिक तो ये कहता है वैसे, लेकिन अगर बनाने बैठूंगी तो बनेगा नहीं, मेरे को बनाना नहीं है इस वक्त आ रहा, आई हैव टू चेक इट आउट। तो इसका आंसर वैसे 5 है, इसका आंसर ठीक है। आगे चलते हैं, मैं इसके देखो फ्यूरान के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कल बता दूंगी। ओके। अब देखो आगे, अब क्या है अपने पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है हमें स्टेबिलिटी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर बना लो भैया, क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl is in resonance with 1 2 3 4 5 6 is in resonance with structure number 1 CH2 CH double bond Cl, which is positive or negative charge, which is in resonance with CH2 CH double bond Cl, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज दे रखा है। यस मैम। कौन से सेकंड वाले में नेगेटिव है? ये गोले में जो डाल रही, इस पे नेगेटिव। नेगेटिव, अच्छा। और देख ले जो मैंने लिखे हैं सारे सही लिखे कि नहीं लिखे एक बार। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, तो पहले वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि न्यूट्रल है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 फर्स्ट 2 फिर 3 थर्ड 4, सेकंड आना चाहिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, देख लेते हैं क्या है। और Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे आने वाला है इसमें, दो लोग ये गलत तो है क्योंकि इसमें सेकंड वाला स्टेबल दिखा रखा है थर्ड वाले से। नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो सबसे पहले। इसमें कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बॉन्ड्स है। इसमें कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 बॉन्ड्स है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 बॉन्ड्स है, तो थर्ड सबसे अनस्टेबल है, सीधी सी बात है। फिर तो कंपेयर कर लेंगे 6 और इसमें। अब इसमें न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट मस्ट बी मोर स्टेबल देन सेकंड, लेकिन मैम लोन पेयर काउंट नहीं होंगी। नहीं, लोन पेयर नहीं काउंट होते, बॉन्ड्स काउंट होते हैं सर। तो 6 बॉन्ड इसमें, 6 बॉन्ड इसमें 5 बॉन्ड, तो थर्ड सबसे एंड में आ रहा है, क्लियर कट ए इसका आंसर होना चाहिए। और आपका वो पहले वाला न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, और सेकंड वाले में चार्ज सेपरेशन आ रही है। और चार्ज सेपरेशन तो ठीक है, बट क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट होना चाहिए। So the first primary thing is to count the number of bonds. Don't count the number of covalent bonds. मैं bonds कैसे count करती हूँ, मैं सारे ही count कर लेती हूँ, C H और H, डबल बॉन्ड C और H, और C और C, ये C है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स ओपन करो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करो, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स में चेक करो, ठीक है। यस मैम। ऑलराइट, तो इसका आंसर फर्स्ट है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेजोनेंस, CH3 डबल सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CHOH और CH3 CHO, ये तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है।
ये तो रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर ही बदल गया। यहाँ पे CH के साथ OH है और यहाँ CHO है, तो यहाँ OH ही पोजीशन बदल रहा है। और रेजोनेंस में एटम्स कभी पोजीशन नहीं बदलते, रेजोनेंस में जो बॉन्ड्स है वो पोजीशन बदलते हैं। यहाँ O के साथ H है, यहाँ O के साथ कोई H ही नहीं था, है ना। तो Yes. फर्स्ट तो रेजोनेंस नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है, CH2 CHO और CH2 डबल बॉन्ड CH और O नेगेटिव, O नेगेटिव और O पॉजिटिव। नहीं, यहाँ पे कोई O नेगेटिव है। O नेगेटिव है, तो ये अगर स्ट्रक्चर को खोला जाए तो CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H है, तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ आ गया, तो ठीक है, ये रेजोनेंस रिप्रेजेंट करता है। और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है CH3 C OH, ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है। ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है, तो ये भी नहीं है, तो ये हो गया। और थर्ड वाले में, थर्ड वाला शोइंग रेजोनेंस, तो D भी है, तो इसका आंसर होना चाहिए B और D। थर्ड वाले में क्या दिखा रखा है, CH3 COH और OH, और ये ऐसे, तो कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 ही बना रहा है, यहाँ भी 4 बना रहा है, O पे पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो D एंड B शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसमें सिर्फ B है। सिर्फ B है, तो सेकंड वाला एक बार रीड कर, क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसे OH लिखा है। हाँ, और थर्ड CH3 ये लास्ट, ये D है। ये D वाला है ना, वही पूछ रही हूँ मैं, D वाला मैंने सही बनाया है। हाँ हाँ, और O पे कैसा चार्ज दिखा रखा है, पॉजिटिव। O पे पॉजिटिव चार्ज है। और इस वाले में C पे पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, बताओ। नहीं, तो फिर तो ये स्ट्रक्चर्स ही अलग अलग हो गए, फिर तो ये तो बहुत ही अनस्टेबल होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, समझ रही है। यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाई नहीं रखा है इन्होंने, और दोनों तरफ CH3 दिखा रखे हैं। तो इसमें नहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें भी तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज इसमें कहाँ दिखा रखा है। जरूरी थोड़ी OH ने लोन पे डोनेट करे हों कार्बन को। हाँ, तो इधर ठीक है ना, तो इधर डोनेट करे हो तो इधर न्यूट्रल हो गया, तो जब वापस जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव दिखाना चाहिए ना, कि नहीं दिखाना चाहिए, खुद सोच। वो दिखा कर रखा है, तो इसलिए B होगा, ठीक है। 28 देख लेते हैं फटाफट से। 28 इज व्हाट, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन्स अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर है, इस पे ये O है, इस पे ये O और H है, ये वाला H को नंबर 1 दे रखा है, ये डबल बॉन्ड है। ये वाले O और H को यहाँ पे नंबर 2 दे रखा है, और ये वाले O और H को नंबर 3 दे रखा है। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा है, तो जो H जाने के बाद स्टेबलाइज हो सकता है ना। तो अब क्या सिनेरियो है, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक 1 होएगा। क्यों 1 होएगा, देखो जैसे H चला गया ये वाला, तो नेगेटिव चार्ज बचेगा O पे, तो ये नेगेटिव इधर रेजोनेंस करेगा, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना। तो ये सिनेरियो बन जाएगा कि नेगेटिव यहाँ आ गया जिसपे OH जुड़ रहा है, और ये हमारा डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। और जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर हट जाने वाला है, यू गेट माय पॉइंट। और अगर मैं इस H को भगा देती हूँ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो रेजोनेंस कहाँ हो रही है, तो और ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आता है तो फिर वो यहाँ जाता है, तो यहाँ जाता है। तो फर्स्ट आई थिंक शुड बी मोर स्टेबल, देन इट शुड बी 2 एंड देन 3। नहीं, सेकंड वाला स्टेबल था, इसका आंसर ये है। 2 1 3 ज्यादा है, 1 एंड 3 तो समझ में आ गया मेरे को। 2 ज्यादा स्टेबल है, 2 वाला ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं रखा है। ये डबल बॉन्ड O है, ये OH है, यहाँ पे भी OH है, और यहाँ ये है, ये चला गया नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो ये इधर आकर, और यहाँ पे भी एक OH दे रखा है। तो क्या सिनेरियो बैठ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ H, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया अपने पास, और ये डबल बॉन्ड O आ गया। हाँ, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस कर सकता है ना, ठीक है, ठीक है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर इस वाले का H में लगाती तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आता, तो बॉन्ड सिर्फ यहाँ आके बैठ जाता, ठीक है। तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ये हो गया इसका। अब यही बात है ना, ध्यान से देखने वाली बात है, तुम कितना ध्यान से देख रहे हो, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही गड़बड़ करा देती है हमारा आंसर। तो मैं पहले क्या कर रही थी, मैं पहले ये कर रही थी, मैंने क्या किया था, इसको H को भगाया, नेगेटिव चार्ज को यहाँ भेजा, तो ये बॉन्ड इधर आ गया,
तो इसके बाद रेजोनेंस कहाँ करेगा? ये तो डबल बॉन्ड यहाँ रहा, यहाँ डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ OH आई, तो ये नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर उसको रिपल्शन दे देगा ना, ये तो मैंने देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड मेंटेन था और ये वाला O का नेगेटिव बचा और ये OH रह गया, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो ये बॉन्ड यहाँ खुला, तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो डबल बॉन्ड O यहाँ बैठा है, यहाँ OH बैठा है, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज इस रिपल्शन को झेलने नहीं बैठेगा, ये यहाँ रेजोनेंस करने चला जाएगा, तो सेकंड वाला इज मोर स्टेबल, जिसका आंसर 1 करेक्ट, राइट? यस मैम। आई होप दैट इज इट फॉर टुडे। सो यस ऑल मैम। राइट, थैंक यू सो मच, और मुझे प्लीज दूसरे असाइनमेंट भी भेज देना। ठीक है।